सो हे गाइस, स्वागत है आपका इस प्यारे से प्लेटफॉर्म एसएस एफर्ट में। तो एक बार कमेंट करके ज़रूर बताएंगे कि कैसे हैं आप लोग और आप लोगों की पढ़ाई कैसे चल रही है। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि इससे पहले हम लोगों ने डीसीसीएन के पार्ट 1 एंड पार्ट 2 में जो उसका डिटेल इन्फॉर्मेशन था या फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की अगर बात करें तो हमने डीसीसीएन के बारे में कंप्लीट लेक्चर कंप्लीट कर दिया है। तो आप लोग उसे एक्सेस कर सकते हैं अपने एग्जाम के टाइम पे। जो हमारा आज का ये लेक्चर होने वाला है, ये मैं बेसिकली बता दूं कि इसे हम 2 पार्ट में कंप्लीट करने वाले हैं। पहले पार्ट में हम 2 कुछ चैप्टर को कंप्लीट करेंगे और जो इसके बाद वाले लेक्चर आने वाला है पार्ट 2, उस पे भी हम जो बचे हुए हमारे चैप्टर रहेंगे उससे कंप्लीट करेंगे। और यहाँ पे हम पूरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बात करने वाले हैं, क्योंकि हम डायरेक्ट यहाँ पे कोडिंग नहीं करके देखने वाले हैं, क्योंकि आपके ये एग्जाम से रिलेटेड मतलब एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू को देखते हुए यहाँ पे सारे क्वेश्चन डिजाइन किए गए हैं। तो उसके बारे में हम सब इसमें डिस्कस करने वाले हैं। अब ये वाला लेक्चर मैं आपको बता दूँ कि उन सब के लिए है जिन्होंने अभी तक उन्हें ऐसा लगता है कि हमने कुछ नहीं पढ़ा है और हम चाहते हैं कि हमारा इस पर बैक ना लगे या फिर हमारा स्कोर थोड़ा अच्छा हो जाए। तो उन सब के लिए वाला इस वीडियो को आप लोग फॉलो कर सकते हैं, इस लेक्चर को फॉलो कर सकते हैं। और उनके लिए एज वेल एज तो उनके लिए तो है ही जो पहले से पढ़ते आ रहे हैं, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो इस सब्जेक्ट का हमारा जो नाम है वो है इंटरनेट एंड वेब टेक्नोलॉजी, आप लोगों को जैसे ही पता है। और यहाँ पे हम टारगेट करते हैं कि अगर इसे पूरा फॉलो कर लेंगे तो आप 95% मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। अगर आपको ये सारी चीज़ें माइंडसेट पे डिपेंड करता है कि कितना आप लोग इसे याद कर पाते हैं, है ना। तो यहाँ पे हम सब कुछ हम देखने वाले हैं, कोडिंग के एग्जाम्पल भी देखेंगे और यहाँ पे पूरा थ्योरी भी कंप्लीट करेंगे। जितना भी सब कुछ है आए आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सब कुछ हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्वेश्चंस के टाइप देखते हैं कि हम किस तरह से क्वेश्चन हमारे इस सब्जेक्ट के अंदर डिजाइन किए जा सकते हैं। मतलब ऐसा क्या तरीका होगा क्वेश्चन पूछने का, क्या तरीका होगा। तो आपको जनरली बता देता हूँ कि हमारे पास मल्टीपल टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। कौन कौन से कुछ यहाँ पे एग्जाम्पल के फॉर्म में फॉलो करेंगे। जैसे कि सबसे पहले व्हाट इज टाइप, कि HTML क्या है, CSS क्या है, जावास्क्रिप्ट क्या है, मतलब जिसमें क्या वर्ड आ रहा है, मतलब इस टाइप के सारे क्वेश्चन आएंगे। तो पहले वाले टाइप में सारे क्वेश्चन आपके इसके अंदर आप लोग देख सकते हैं कि व्हाट इज टाइप क्वेश्चन। तो इतने सारे क्वेश्चन जो इस टाइप के आने वाले पूरे हम कवर करने वाले हैं। मतलब किस तरह से क्वेश्चन डिजाइन करेगा एग्जामिनर, है ना। तो एग्जामिनर यही सारे टाइप के क्वेश्चन डिजाइन करने वाले हैं, मतलब इसी टाइप के सारे क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं। तो सबसे पहले जो क्या टाइप मतलब व्हाट टाइप के जो क्वेश्चन है वो सारे आ जाते हैं। फिर इसमें आप क्वेश्चन दूसरा क्या पूछ सकते हैं इसमें कि टाइप्स ऑफ। अब मतलब पहले तो व्हाट टाइप का ये चीज क्या होती है, अब दूसरा है कि कितने प्रकार की होती है ना। तो उस टाइप के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में। नेक्स्ट है कि इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज के बारे में बताओ। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी मिल जाएंगे आपको देखने के लिए। अब मान लो कि कोई आप पेज डिजाइन कर रहे हैं, उसमें CSS को ऐड करना है, या फिर आपने HTML का पूरा कोड लिख लिया है, अब वहाँ पे जावास्क्रिप्ट ऐड करना है, जावास्क्रिप्ट के साथ CSS भी ऐड करना है। अब इसे किस तरह से ऐड करते हैं, तो उस टाइप के भी क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है कि हाउ टू ऐड, मतलब इसे कैसे ऐड करें, ठीक है। फिर यहाँ पे आ जाता है नेक्स्ट, जो इसमें आ जाता है हाउ टू क्रिएट। अब मान लो आपसे बोल दिया जाता है कि नहीं, हमें 2 रो एंड 2 कॉलम का एक टेबल क्रिएट करके दिखाओ, ऐसा भी क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है। या फिर फॉर्म, कि स्टूडेंट का कोई जो इन्फॉर्मेशन है पूरा, ऐसा कुछ फॉर्म डिजाइन करो कि जिसमें स्टूडेंट की पूरी इन्फॉर्मेशन आ जाए। तो इस तरह के क्वेश्चन हमसे पूछा जा सकता है। तो ये किसके अंदर आ जाते हैं सारे क्वेश्चन, हाउ टू क्रिएट के अंदर, ठीक है। फिर आ जाता है डिफरेंस बिटवीन। अब HTML CSS में क्या डिफरेंस है, HTML और XML में क्या डिफरेंस है, मतलब जितने भी डिफरेंस टाइप के क्वेश्चन है वो सब इसके अंदर आ जाएंगे, ठीक है। तो इतना तुम्हारे पास समझ में आ गया कि इस टाइप के क्वेश्चन हमसे पूछे जा सकते हैं इस सब्जेक्ट के अंदर। और नेक्स्ट जो आ गया अब लाइफ साइकिल, है ना। पूरी जो लाइफ साइकिल किस तरह से क्वेश्चन, मतलब एप्लेट की लाइफ साइकिल पूछ लिया जाता है आपसे। तो जितने भी इस लाइफ साइकिल से रिलेटेड क्वेश्चन है इसके अंदर आ जाएंगे। और यहाँ पे क्लाइंट साइड एंड सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग, इसका मतलब क्या होता है ये। तो एक तरह से देखें कि जो पूरे क्वेश्चन बनने वाले हैं इसी टाइप के सारे क्वेश्चन के अंदर ही बनने वाले हैं। तो यहाँ तो हमें पूरा इतना कंफर्म हो चुका है कि जो पूरे क्वेश्चन है इस टाइप के अगर इन्हें फॉलो कर लेते हैं तो हमारे जितने भी क्वेश्चन है इस एग्जाम से रिलेटेड, तो हम पूरा इसमें आ जाएंगे, हमें इन्हें पूरा कवर कर सकते हैं। मतलब मैंने आपको सिंपल से बताना चाह रहा हूँ कि एग्जाम टाइम में पढ़ने का तरीका क्या होता है। अब एक तरह से पूरा हम क्वेश्चन ही पूरा बुक ही पढ़ने लग जाएं, तो मान लो अभी तक हमने नहीं पढ़ा है और पूरा एक साथ पूरी बुक पढ़ने लग जाएंगे, तो चीज़ें हमें पढ़ तो लेंगे लेकिन एग्जाम टाइम में उतनी याद नहीं रहती। तो यहाँ पे थोड़ा सा रूटीन या तरीका आपको चेंज करना पड़ेगा और कुछ इस टाइप से हम डिवाइड करेंगे तो अच्छा स्कोर कर सकते हैं, ठीक है। तो सारे क्वेश्चन आपको समझ में आ गए और इस टाइप से जितने भी क्वेश्चन है आप हाईलाइट कर सकते हैं, उन्हें जल्दी से रिवाइज कर सकते हैं इस टाइप में, लेकिन हम पूरा कंप्लीट भी करने वाले इससे। नेक्स्ट यहाँ पे आ जाता है अब संक्षिप्त टिप्पणी। तो मतलब इस टाइप के सारे क्वेश्चन हो गए। अब यहाँ पे आपसे टिप्पणी भी पूछ लिया जाता है कि मतलब कि ऐसा होता है ना कि नीचे दिए गए 4 जो टॉपिक यहाँ पे दिए रहेंगे उनके बारे में अपने अकॉर्डिंग समझाओ या फिर अपने अकॉर्डिंग उन पे लिखो जो भी। तो इस संक्षिप्त टाइप के जो टिप्पणी है, मतलब जो टिप्पणी टाइप के जो क्वेश्चन इस टॉपिक पूछे जाते हैं, सबसे पहले आ जाता है कि ईमेल क्या होता है इसके बारे में बताओ, सेशन क्या होता है इसके बारे में बताओ,
जेडबीसी मतलब जावा डेटाबेस कनेक्टिविटी, इसका मतलब क्या है इसके बारे में समझाओ, है ना। साइबर सिक्योरिटी हो गया, वेब सर्वर हो गया, यूआरएल हो गया, वेब ब्राउजर हो गया, इंटरनेट क्या हो गया। और इस तरह के मतलब जो टिप्पणी के अंदर जो टॉपिक आ जाते हैं कुछ इस वे में आते हैं, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। हम इसके बारे में पूरा डिटेल में अभी बात करने वाले हैं। फिर यहाँ पे लैन वैन मैन ये भी आ गया, और www का मतलब क्या हो गया, और RSS फीड और वेब पेज। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप लोग जैसे एग्जाम में आपको पेपर मिलेगा तो देखेंगे सारे टॉपिक लगभग यहीं से पूछे गए हैं। ऐसा कुछ नहीं कि यहाँ से कुछ बाहर आएगा। तो ये जो क्वेश्चन का ये पूरा तरीका था, ये पूरा फॉर्मेट था। यहाँ से आपके क्वेश्चन पूरे डिजाइन किए जाते हैं ऐसे ही पूरे, और यहीं से आपको देखने के लिए मिलेंगे। और इतने टाइप के क्वेश्चन ही बनेंगे। ये व्हाट इज टाइप के क्वेश्चन, टाइप्स ऑफ एडवांटेज और डिसएडवांटेज हो गया, और कैसे ऐड करते हैं चीज़ों को, मतलब कोड को दूसरे कोड को कैसे ऐड करते हैं, और हाउ टू क्रिएट फॉर्म या टेबल या फिर जो भी फ्रेम है कैसे इन्हें क्रिएट किया जाता है, और फिर डिफरेंस बिटवीन टाइप के, और लाइफ साइकिल और क्लाइंट साइड, इस तरह के सारे क्वेश्चन इसी से डिजाइन किए जाएंगे। ठीक है, तो मुझे लगता है ये आपको जो टाइप है क्वेश्चन के हम आपको समझ में आ गया कि किस तरह से सारे क्वेश्चन ये डिजाइन किए जाएंगे आपके इस एग्जाम में, और इस फॉर्म में इसे फॉलो करेंगे तो बहुत अच्छे स्कोर कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम लोग अब स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना इंटरनेट एंड वेब टेक्नोलॉजी। तो हमने पूरा टाइप क्वेश्चन का देख लिया, लेकिन अब यहाँ पे हम जो सब्जेक्ट है हमारा IWT, इसके बारे में पूरा डिटेल में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले जो यहाँ पे वर्ड आ जाता है वो है आई। इसका मतलब क्या है, इंटरनेट का है, क्या है, इंटरनेट। फिर क्या है, वेव, और इसका मतलब क्या है, टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो यहाँ पे तीनों चीजें मिलकर इंटरनेट, वेब एंड टेक्नोलॉजी। तो इंटरनेट से आपके लिए कोई इंटरनेट कोई नया नाम तो है नहीं, पहले से आप लोगों ने पढ़ा है। अब वेब मतलब वेब सर्वर होते हैं, और टेक्नोलॉजी, अब टेक्नोलॉजी सब कुछ आजकल देख रहे हैं टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ रही है। तो इसके बारे में पूरा हम यहाँ पे वेबसाइट के बारे में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे वेबसाइट का मैं आपको ओवरव्यू देता हूँ कि वेबसाइट का मतलब क्या है। आप लोग जनरली जैसे ही अपने सर्च इंजन पर जाते हैं तो कुछ आपको मान लो कुछ सर्च करना है, जैसे गूगल सर्च इंजन है, वहाँ पर जाता है आपको कुछ सर्च करना है। क्या सर्च करना है, मैं यहाँ पे एक टॉपिक का एग्जाम्पल लेता हूँ, हाउ डज द इंटरनेट वर्क। अब मान लिया आपने गए और यहाँ पे सर्च बार बना है, तो आपने यहाँ पे उसे सर्च किया कि इंटरनेट कैसे वर्क करता है, क्या इंटरनेट कैसे वर्क करता है। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे है ना कि हाउ डज इंटरनेट वर्क, मतलब इंटरनेट कैसे वर्क करता है। आपने गए और सर्च बार पे इसे सर्च कर दिया। अब जैसे ही आपने सर्च किया तो अगर आपके मोबाइल पे या डिवाइस में इंटरनेट कनेक्शन है तो इस पे रिजल्ट कुछ आ जाता है। अब रिजल्ट पे मल्टीपल वेबसाइट खुल के आपके सामने आ जाती हैं इस फॉर्म में। ये देखिए बहुत सारी वेबसाइट खुल के आपके सामने आ गई। मुझे लगता है विजुअल है, हाँ विजुअल है। तो यहाँ पे देखिए कैसे पता चलेगा कि वेबसाइट का क्या नाम है। तो यहाँ पे देखेंगे www करके कुछ वेबसाइट का नाम लिखा है, फिर देखो www करके दूसरी वेबसाइट का नाम लिखा है, फिर यहाँ पे देखो दूसरी वेबसाइट यहाँ पे लिखे, फिर यहाँ पे देखो दूसरी वेबसाइट का नाम लिखा हुआ है ना। तो इन्हें बोलते हैं डोमेन नेम। क्या बोलते हैं इन्हें, डोमेन नेम। तो डोमेन नेम के बारे में भी बात करेंगे। देखो मल्टीपल वेबसाइट खुल के आ गई, लेकिन जो इन सबका टाइटल है, तो टाइटल देखो हाईलाइट है, ये इन सबका टाइटल है। टाइटल लगभग जो हमने टॉपिक सर्च किया है उससे रिलेट ही कर रहा है। पूरा टॉपिक देखो यहाँ पर टाइटल जो है सबका, है ना। अब यहाँ पे जो इसके नीचे आ रहे हैं इन्हें बोलते हैं इसका कंटेंट। ये तो हम ये कंटेंट देख के डिसाइड करते हैं कि कौन सी वेबसाइट पे हमें जाना है, और फिर वहाँ पे अपने चीज़ जो हम सर्च किए हैं उसके बारे में पढ़ना है। तो मल्टीपल वेबसाइट खुल के आ जाती हैं। अब ये जो खुल के आ रही हैं इसमें हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे इस क्लिक करते ही हमारे पास एक वेब पेज खुल के आ जाएगा, है ना। किस तरह से, ये देखिए हमने मान लो किसे क्लिक किया, इस वाले वेबसाइट को क्लिक किया, गीक फॉर गीक्स को हमने इस पर क्लिक किया। इस पर जैसे इसे क्लिक करेंगे तो क्लिक करते ही हमारे पास ये वेबसाइट, इसका पेज खुल के आ गया, और यहाँ पे इसके अंदर देखेंगे पूरा वेब पेज कहलाएगा। अब जो हमारी वेबसाइट होती है वेब पेज का कलेक्शन होती है, क्या होती है, वेब पेज का कलेक्शन। या मतलब कि जो आप लोग नोट्स देखते होंगे ना, नोट्स, वहाँ पे मल्टीपल पेज रहते हैं। नोटबुक आप लोग देखते होंगे तो वहाँ पे मल्टीपल पेज है। अब उनको पूरा कलेक्ट करके अगर हम देखें तो पूरा कलेक्शन उसका क्या कहलाता है, नोटबुक कहलाता है। तो ऐसी हमारी अगर डिजिटली से फॉर्म में, अगर डिजिटली फॉर्म में इसे देखें तो हमारे पास जो वेबसाइट होती है उसमें भी मल्टीपल पेज होते हैं। अब एक से अधिक उसमें पेज होंगे, अगर उसे पूरा कलेक्ट कर दिया जाए तो उसे क्या बोलते हैं, वेबसाइट। क्या बोलते हैं, वेबसाइट। मतलब जो हमारी वेबसाइट होती है वेब पेज का कलेक्शन होती है, सिंपल सा। तो यहाँ पे भी हमारा ये देखो पूरी वेबसाइट एक खुली हुई है, लेकिन इसमें एक पेज खुला हुआ है इससे रिलेटेड, जो भी हमने सर्च किया उससे रिलेटेड। देखो यहाँ पे लिखा है हाउ डज द इंटरनेट वर्क, इंटरनेट किस तरह से वर्क करता है। तो पूरा वेब पेज खुल के यहाँ पे हमारे सामने आ गया। अब यहाँ पे ऊपर वाले पार्ट को क्या बोलते हैं, मेन्यू बार। क्या बोलते हैं, मेन्यू बार। और यहाँ पे देखो ये बना है इसका लोगो। अब यहाँ पे ये भी मेन्यू बार है, तो ये इसे टॉप मेन्यू बार बोल देते हैं। फिर यहाँ पे इसे भी देखेंगे, ये भी मेन्यू बार का ही है, तो इसके तुरंत बाद वाला सब में बोल सकते हैं। यहाँ पे देखो साइड, तो ये इसे बोलते हैं साइड बार।
और यहाँ पे देखेंगे ये भी यहाँ पे साइड बार है, यहाँ पे ऐड चलते रहते हैं और बीच में हमारा कंटेंट रहता है। अब कंटेंट में हमारी हेडिंग टाइप का कंटेंट भी हो जाता है और यहाँ पे पैराग्राफ टाइप का भी कंटेंट हो जाता है और यहाँ पे इमेज भी लग जाती है। तो अब देखिए हम इतना भी समझ सकते हैं कि हमारा जो वेब पेज बना होता है उसमें मल्टीपल टाइप के कंटेंट आ जाते हैं। जैसे हम नोटबुक में लिखते हैं, पहले हेडिंग है, हेडिंग के बाद हम कुछ इमेज भी बनाते हैं, ड्रॉ करते हैं, फिर बाद में उसके बारे में थ्योरी भी लिखते हैं। तो सेम ऐसी वेबसाइट भी जब हम डिज़ाइन की जाती है तो वहाँ पे हमें हेडिंग भी लिखा जाता है और हेडिंग के बाद कंटेंट भी और कंटेंट से रिलेटेड इमेज भी। सिंपल है ना। तो इस तरह से पूरी पूरी वेबसाइट होती है। मैंने आपको जैसे बताया, तो वेबसाइट क्या होती है? कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस, इट्स कॉल्ड वेबसाइट। सिंपल है। अब यहाँ पे वेब पेज के अंदर क्या क्या होता है, वेब पेज के अंदर ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। ठीक है, तो इतना मुझे लगता है कि ओवरव्यू आपको वेबसाइट का पूरा समझ में आ चुका है। अब यहाँ पे हम जो हमारा चैप्टर 1 है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो अब यहाँ पे जो हमारा चैप्टर 1 है उसका नाम क्या है? वेब डेवलपमेंट इंट्रोडक्शन। इसका नाम क्या है? वेब डेवलपमेंट इंट्रोडक्शन। सिंपल है। अब यहाँ पे मतलब कि जो वेब डेवलपमेंट है उसके बारे में पूरी हम जानकारी लेने वाले हैं, इंट्रोडक्शन उसको समझने वाले हैं। तो यहाँ पे सिलेबस की अगर बात करें तो सबसे पहले हम समझेंगे इंटरनेट, www ब्राउजर क्या होते हैं, सर्च इंजन क्या होता है, क्लाइंट सर्वर मॉडल क्या होते हैं, यूआरएल होता है क्या होता है, वेब पेजेस क्या होती हैं, वेबसाइट एंड वेब सर्विसेज क्या होती हैं, टाइप ऑफ वेबसाइट क्या होती हैं, और यहाँ पे डेवलपर ऑप्शन, मतलब जो डेवलपर है उनका कुछ ऑप्शन भी होता है अपने वेबसाइट में, उनका क्या मतलब है। तो इन सब के बारे में पूरा डिस्कस करने वाले हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया कि वेबसाइट के बारे में, जैसे आपको बताया कि वेबसाइट क्या होती है, कलेक्शन ऑफ वेब पेज, और वेब पेज के अंदर क्या क्या सारी चीज़ होती है मैंने आपको बताया। मेनू बार होता है, लोगो होता है, टाइटल हो गया, मतलब हेडिंग हो गई, इमेज हो गई, और वहाँ पे पैराग्राफ हो गया, साइड बार हो गया, और यहाँ पे दोनों तरफ साइड बार हो गया, बीच में कंटेंट आ जाता है, ऐसा कुछ होता है। अब यहाँ पे अपने अपने अकॉर्डिंग जो डेवलपर है, डिजाइनर, अपने अकॉर्डिंग उसे डिजाइन करते हैं वेबसाइट को। तो जरूरी नहीं है कि जैसा यहाँ पे हमने वेब पेज देखा तो सेम वैसा ही हो, तो जरूरी नहीं कि इसी फॉर्मेट में हो। ये माइंड से भी डिपेंड करता है, या फिर क्रिएटिविटी भी डिपेंड करता है कि जो डिजाइनर है किस तरह से डिजाइन करता है। और फ्यूचर में आप लोग भी डिजाइनर बनेंगे, है ना। तो इससे पूरा सब कुछ डिस्कस हमें पता चलेगा वेबसाइट पे क्या होती है। तो अब यहाँ पे देखिए जैसे हमारे पास टॉपिक आ गया ना कि ये वेबसाइट, तो अब हमसे वेबसाइट से रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन पूछा जाए तो हमने जितना कुछ पढ़ लिया तो वेबसाइट के बारे में लिख सकते हैं। तो सेम ऐसे ही मैं यहाँ पे पूरा डिस्कस जो करने वाला हूँ, पूरा डिटेल कंटेंट के बारे में पूरा डिस्कस करूंगा। आप उससे जो भी क्वेश्चन निकल के आएंगे तो मैं उम्मीद करके चलूंगा आप उससे सॉल्व कर लेंगे। फिर यहाँ पे हम जो क्वेश्चन के टाइप भी देखेंगे कि और किस तरह से किस चैप्टर वाइज जो क्वेश्चन बन सकते हैं, है ना, तो वो भी हम डिस्कस करने वाले हैं। तो बस आप लोग पूरा इसे फॉलो करते रहें जैसे मैं आपको बताता रहूँगा, और मैं गारंटी देता हूँ यहाँ से सारा क्वेश्चन आपका यहीं से आने वाला है। ठीक है ना। तो अगर इसे फॉलो कर दें तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हमारे यूनिट 1 का पूरा सिलेबस है, डिटेल सिलेबस। अब यहाँ पे एक एक करके हम सारे टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है, आगे बढ़े, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। तो सबसे पहले हमारा जो टॉपिक है, मुझे लगता है, चलो यहाँ पे पहले सिलेबस हम इसका देखते हैं। अगर ओवरऑल बात करें तो यहाँ पे जो हमारे पास 7 चैप्टर हो गए। तो पहला ये चैप्टर हो गया, और दूसरा हमारा HTML बेसिक आ जाता है, और तीसरा हमारे क्या आगे कैस्केडिंग स्टाइल शीट, और चौथा हो गया जावास्क्रिप्ट, और पांचवा jQuery, बूटस्ट्रैप एंड XML। तो एक तरह से देखें हमारे 7 चैप्टर है इसके अंदर, हम सबके बारे में एक एक करके बात करने वाले हैं। तो हमारा जो वेब डेवलपमेंट का पहला जो सिलेबस था हमने पूरा डिस्कस कर लिया है। अब यहाँ पे सबसे पहले हम जो बात करते हैं इंटरनेट के बारे में बात करते हैं। ठीक है, कि इंटरनेट रियल में है क्या। तो इंटरनेट से सब लोग परिचित हैं, सब लोग यूज करते हैं, डाटा ऑन करते हैं, फिर बाद में जो कुछ भी अब इस टाइम पे जो वीडियो देख भी रहे हैं तो इंटरनेट की हेल्प से ही आप लोग देख रहे हैं यूट्यूब पर, है ना। तो ये जो इंटरनेट का इसका मतलब क्या है, तो इंटरनेट क्या होता है, एक ग्लोबल नेटवर्क है। क्या है? ग्लोबल नेटवर्क है। अब जो नेटवर्क है मैंने डीसीसी में बताया था नेटवर्क का मतलब क्या होता है, ग्लोबली मतलब पूरा वाइड। तो इंटरनेट क्या है, ग्लोबल नेटवर्क है जो दुनिया भर के अरबों कंप्यूटर, मतलब एक से अधिक कंप्यूटर, बहुत बहुत ज्यादा कंप्यूटर, जो दुनिया भर के अरबों कंप्यूटरों को एक दूसरे से और वर्ल्ड वाइड वेब से जोड़ता है। किससे? वर्ल्ड वाइड वेब। अब वर्ल्ड वाइड वेब को हम www शॉर्ट में बोल देते हैं। तो यहाँ पे इंटरनेट का मतलब क्या निकल के आया कि एक ग्लोबल नेटवर्क है जो दुनिया भर के अरबों कंप्यूटर को एक दूसरे से और वर्ल्ड वाइड वेब से जोड़ता है। सिंपल है। अब यह दुनिया भर के अरबों कंप्यूटर, मतलब जो कंप्यूटर उपयोगकर्ताओं को जोड़ने के लिए मानक इंटरनेट प्रोटोकॉल सूट, मतलब TCP/IP, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, या फिर इंटरनेट प्रोटोकॉल, हमने पढ़ा भी था डिस्कशन में, का उपयोग करता है। तो मतलब ये दुनिया भर के जो भी सारे कंप्यूटर हैं इंटरनेट के द्वारा उन्हें जोड़ने के लिए किसका यूज करता है, एक प्रोटोकॉल का यूज करता है जिसे हम बोलते हैं ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, या फिर उसे बोलते हैं इंटरनेट प्रोटोकॉल। ठीक है। इससे ऑप्टिकल फाइबर और अन्य वायरलेस और नेटवर्किंग टेक्निक्स जैसे केबलों का उपयोग करके स्थापित किया जाता है, जोड़ा जाता है, कनेक्ट किया जाता है। कौन से केबलों के द्वारा? फाइबर ऑप्टिक केबल या फिर वायरलेस नेटवर्किंग के द्वारा से हम क्या कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं। इन प्रेजेंट वर्तमान समय में इंटरनेट दुनिया भर के कंप्यूटरों के बीच सूचना और डेटा भेजने या फिर आदान प्रदान करने में का सबसे ज्यादा तेज फास्ट या माध्यम है।
कैसे? अब पहले के टाइम में क्या होता था, हम लोग क्या करते थे, लिफाफा डाक के माध्यम से जो भी इन्फॉर्मेशन होती थी एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुँचाते थे। लेकिन आज के टाइम पे विद अ सेकंड कुछ भी है, मेल कर दिए, मैसेज कर दिए, है ना? अब ये सोशल मीडिया किसी का भी हेल्प ले सकते हैं हम तुरंत, मैसेज करते हैं, अगर हमारे पास इंटरनेट कनेक्शन है तुरंत पहुँच जाता है। या फिर टेक्स्ट मैसेज कर सकते हैं, वहाँ पे इंटरनेट की कोई नीड नहीं है, वैसे ही मैसेज पहुँच जाता है, मतलब कुछ ही विद इन सेकंड। तो ये सब किसके थ्रू हो रहा है? इंटरनेट के आज की दुनिया में, आज की टेक्नोलॉजी के बढ़ते हुए साथ-साथ ये सारा काम हो जा रहा है। तो मतलब अब डाक की जो अ, रिक्वायरमेंट है थोड़ा-थोड़ा कम होती जा रही है ना? ये टेक्नोलॉजी के बढ़ते हुए। तो पूरा इंटरनेट के बारे में हम लोगों ने यहाँ पे समझ लिया कि इंटरनेट क्या होता है, ग्लोबल नेटवर्क है जो दुनिया भर के अरबों कंप्यूटर को एक दूसरे से और वर्ल्ड वाइड वेब से जोड़ता है। सिंपल है। और यहाँ पे हम सब सारा चीज़ यहाँ पे इंटरनेट के बारे में तो पूरा हमारा समझ में आ गया। अब कौन से केबलों का इसमें यूज़ किया जाता है? ऑप्टिकल फाइबर या फिर अन्य वायरलेस जो भी है, उनके द्वारा डेटा को आदान-प्रदान करने के लिए कनेक्ट किया जाता है। ठीक है? कौन से प्रोटोकॉल का यूज़ करते हैं? टीसीपी/आईपी, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल या फिर इंटरनेट प्रोटोकॉल। ठीक है? तो ये हो गया इंटरनेट। और अब यहाँ पे बात करते हैं कि ऐसा माना जाता है, या यहाँ पे इस तरह देखो इंटरनेट को यहाँ पे फिगर के माध्यम से समझते हैं। ये वाला, ये फिगर देखेंगे तो व्हाट इज, यहाँ पे देखो पूरा पूरा एक एरिया है ये, और यहाँ पे सारे इसे सर्वर भी, मोबाइल भी, कंप्यूटर भी, यहाँ पे मोबाइल देखो अलग अलग डिवाइस यहाँ से इनसे सबसे कनेक्टेड आपस में, और यहाँ से पूरा जो भी है यहीं से होकर पूरी जो सारी कनेक्टिविटी है फिर डेटा का ट्रांसमिशन हो रहा है। ऐसा माना जाता है कि इंटरनेट का जो विकास संयुक्त राज्य अमेरिका के, मतलब अमेरिका यूएसए के डिफेंस एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी, मतलब जिसे बोलते हैं DARPA शॉर्ट में, विभाग द्वारा किया गया था। और यह पहली बार 1969 में जुड़ा था। मतलब इंटरनेट जब सबसे पहले आया था, कहाँ पे हुआ था? यूएसए पे सबसे पहले इसका विकास हुआ था। कहाँ पे? डिफेंस एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी, जिसे शॉर्ट में हम क्या बोल देते हैं? DARPA, मतलब इसे डार्पा भी बोल सकते हैं। तो विभाग द्वारा किया गया था और यह पहली बार 1969 पे विकसित हुआ था। तो इस तरह से जैसे आप लोग इंटरनेट के बारे में आपसे पूछा जाता है तो साइड में आप लोग ऐसा फिगर कुछ ड्रा कर सकते हैं, और उसके बाद उसके जस्ट नीचे ये इसे लिख सकते हैं, अपना कंटेंट जो भी इंटरनेट के बारे में। ठीक है? अब यहाँ पे आ गया अब इंटरनेट। अब इंटरनेट को हम जो इंटरनेट है उसे हम नेटवर्क क्यों बोलते हैं, इसके बारे में समझ लेते हैं। तो इंटरनेट को एक नेटवर्क कहा जाता है क्योंकि यह राउटर, अब राउटर आप लोगों ने डीसीएन में पढ़ा होगा, क्योंकि यह राउटर, स्विच और टेलीफोन, क्या इंटरनेट को नेटवर्क कहा जाता है क्योंकि यह राउटर, स्विच और टेलीफोन लाइनों और अन्य संचार उपकरणों और चैनलों का उपयोग करके दुनिया भर के कंप्यूटर और सर्वर को जोड़कर एक नेटवर्क बनाता है। ठीक है? कौन? इंटरनेट। तो इसे हम क्या बोलते हैं? नेटवर्क। इसलिए इसे भौतिक केबलों जैसे तांबे के, टेलीफोन तार, फाइबर ऑप्टिक केबल, टीवी केबल आदि का एक वैश्विक नेटवर्क माना जाता है। इसके अलावा 3G, 4G या वाईफाई जैसे वायरलेस कनेक्शन भी इंटरनेट तक पहुंचने के लिए इन केबलों का उपयोग करते हैं। तो यहाँ पे इस इंटरनेट का नेटवर्क क्यों कहा जाता है? तो यहाँ पे पूरा, क्योंकि पूरा एक नेटवर्क पूरा वही क्रिएट करता है सारे डिवाइसेस की हेल्प से, तो इसे पूरा एक नेटवर्क भी बोला जा सकता है। ठीक है? तो यहाँ पे इसका भी एक रीजन बता दिया गया है। अगर आपसे पूछा जाता है कि इंटरनेट क्या होते हैं और इसे नेटवर्क क्यों बोला जाता है, तो आप इस तरह से उसे बता सकते हैं। अब इंटरनेट वर्ल्ड वाइड वेब, इंटरनेट वर्ल्ड वाइड वेब, तो यहाँ पे जब डब्ल्यू को हम शॉर्ट में क्या बोल देते हैं? वर्ल्ड वाइड वेब से अलग है। जो इंटरनेट होता है, ऐसा नहीं कि जो डब्ल्यू है और इंटरनेट क्या है दोनों सेम है, ऐसा नहीं है, दोनों में अंतर है। तो इंटरनेट वर्ल्ड वाइड वेब से अलग है क्योंकि यह वर्ल्ड वाइड वेब मतलब डब्ल्यू कंप्यूटर और सर्वर का एक नेटवर्क है जिसे इंटरनेट के माध्यम से जोड़कर बनाया जाता है। तो इस इंटरनेट इंटरनेट वेब की क्या बोल सकते हैं इसे? रीड, है ना, होता है रीड की। तो यहाँ पे क्या होता है, जो इंटरनेट क्या है? वेब की रीड है, क्योंकि यह डब्ल्यू की स्थापना के लिए टेक्निक बुनियादी मतलब एक स्ट्रक्चर प्रदान करता है और एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक सूचना प्रसारित करने के माध्यम के रूप में कार्य करता है। ठीक है? तो यहाँ तक सारी चीज़ समझ में आ गई। अब यह क्लाइंट पर जानकारी, क्लाइंट मतलब हम और तुम जो यूजर्स होते हैं, तो यह क्लाइंट पर जानकारी प्रदर्शित करने के लिए वेब ब्राउजर, किसका? वेब ब्राउजर को सब लोग जानते ही हैं। इंटरनेट एक्सप्लोरर हो गया, गूगल क्रोम हो गया, ये सारी चीज़ें हो गया ना, ओपेरा मेनी हो गया, सारे क्या वेब ब्राउजर है। तो यह क्लाइंट पर जानकारी प्रदर्शित करने के लिए वेब ब्राउजर का उपयोग करता है, जिसे यह वेब सर्वर से प्राप्त करता है। ठीक है? तो इतना सारी चीज़ समझ में आ गई हमारे पास। इंटरनेट के बारे में हम लोगों ने इतना डिस्कस कर लिया, और यहाँ पे अब इंटरनेट कैसे काम करता है, तो इंटरनेट कैसे काम करता है इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। अब यहाँ पे जो भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, उनको यहाँ पे डिटेल पूरा कंटेंट देख रहे हैं ना, डिटेल पूरे टॉपिक के बारे में जानकारी ले रहे हैं, तो यहाँ पे इनसे जो भी क्वेश्चन निकल के आएंगे आप उससे इजिली बता सकते हैं, जो भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो यहाँ पे जब ये
इंटरनेट कैसे काम करता है, तो इस कैसे काम करता है इसे जानने से पहले हम कुछ चीज़ों को और भी समझते हैं यहाँ पे। तो इंटरनेट क्लाइंट और सर्वर की मदद से काम करता है। किससे? क्लाइंट और सर्वर की मदद से, मतलब सर्वर की हेल्प से काम करता है लैपटॉप जैसा उपकरण जो इंटरनेट से जुड़ा होता है। मान लो जो आपका सिस्टम है, फिर मोबाइल है, या फिर जो भी इलेक्ट्रिकल डिवाइस है जो इंटरनेट से कनेक्ट है, क्लाइंट कहलाता है। मतलब जो भी इंटरनेट से कनेक्ट है वो क्लाइंट कहलाता है। मतलब वही बताएगा कि लैपटॉप जैसे कि आपका लैपटॉप उपकरण हो गया, वो क्या है, हमारा क्लाइंट कहलाएगा। और सर्वर नहीं, क्योंकि यह सीधे इंटरनेट से जुड़ा नहीं होता। ठीक है, तो यहाँ पे सर्वर आप उसे नहीं बोल सकते क्योंकि सीधे इंटरनेट से जुड़ा नहीं होता। सर्वर एक बड़ा कंप्यूटर होता है जो वेबसाइट को स्टोर करता है, क्या संग्रहित करता है। इसका एक आईपी एड्रेस भी है। वह स्थान जहां बड़ी संख्या में सर्वर संग्रहित होते हैं डेटा सेंटर कहलाते हैं। अब यहाँ पे सर्वर बहुत ज़्यादा हो, मतलब एक से अधिक बहुत ज़्यादा मतलब मात्रा में सर्वर हैं, तो उस स्थान को क्या बोलते हैं, डेटा सेंटर बोल देते हैं। सर्वर किसी नेटवर्क इंटरनेट पर ब्राउजर के माध्यम से क्लाइंट द्वारा भेजे गए अनुरोध जो भी हैं को स्वीकार, मतलब रिक्वेस्ट को स्वीकार करता है और उसके बाद प्रतिक्रिया देता है। उसके बाद मतलब रिस्पॉन्स करता है। तो कैसे करता है यहाँ पे समझो। मैं यहाँ पे एक कंप्यूटर डिजाइन कर रहा हूँ, तो कंप्यूटर पहले देखेंगे आप, ये पूरा कंप्यूटर बन गया। ठीक है, ये क्या है, पूरा सर्वर बन चुका है। तो ये हमारा क्या होगा, क्लाइंट बोल सकते हैं, और इसे हम क्या बोल देते हैं, सर्वर। अब क्या होता है, यहाँ पे बीच में इंटरनेट बोल सकते हैं, क्या इंटरनेट यहाँ पे। अब यहाँ पे जो भी क्लाइंट है यहाँ से रिक्वेस्ट यहाँ पे भेजता है, पहले यहाँ पे इंटरनेट की हेल्प से, फिर उसके बाद यहाँ पे पहुँचता है सर्वर पे। अब ये सर्वर उस रिक्वेस्ट को, उस डाटा को सर्च करता है अपने अंदर, और फिर इसे रिस्पॉन्स के फॉर्म में इंटरनेट से होते हुए फिर क्लाइंट को रिस्पॉन्स देता है यहाँ पे। तो यहाँ पे ये क्या है, रिक्वेस्ट, और यहाँ पे क्या आ रहे हैं, रिस्पॉन्स। किससे, सर्वर से। ठीक है, तो इतना समझ में आ गया आपको। तो कुछ ऐसे ही आपको डिजाइन भी करना है जब भी आप इसके बारे में लिखेंगे। और सर्वर या फिर क्लाइंट का यहाँ पे मतलब समझते हैं। तो क्लाइंट मतलब नॉर्मल आपका कंप्यूटर सिस्टम, मोबाइल हो सकता है, जो भी मतलब जो भी इंटरनेट करके आप सर्च कर रहे हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे आ गया सर्वर। सिंपल है, किस तरह से रिक्वेस्ट जाती है, किस तरह से रिस्पॉन्स देता है, कुछ इस फॉर्म में। तो वही चीज़ यहाँ पे बताया गया कि जो सर्वर किसी नेटवर्क इंटरनेट पर ब्राउजर के माध्यम से क्लाइंट द्वारा भेजे गए अनुरोधों, मतलब जो रिक्वेस्ट को स्वीकार करता है और उसके बाद प्रतिक्रिया देता है। प्रतिक्रिया के फॉर्म में जो भी उसका रिस्पॉन्स है वो यहाँ पे इस फॉर्म में देता है। अब यहाँ पे इंटरनेट तक पहुंचने के लिए हमें एक डोमेन नेम की आवश्यकता होती है जो एक आईपी एड्रेस नंबर का प्रतिनिधित्व करता है। यानी प्रत्येक आईपी एड्रेस, मतलब जो आईपी पते हो को एक डोमेन नेम सौंपा जाता है। मतलब एक जो भी वेबसाइट है उनका एक अपना डोमेन नेम होता है, जैसे मैंने आपको अभी बताया। उदाहरण के लिए youtube.com क्या है, youtube.com, तो ये हमारा क्या हो गया, डोमेन नेम हो गया ये। तो आप डोमेन नेम जनरली इसे बोलते हैं, .com को, जो डॉट के बाद होता है ना, लेकिन पूरे को मिला के भी डोमेन नेम बोल देते हैं। तो जहाँ पे डॉट यूट्यूब के बाद जो यहाँ पे नाम है ना, इसके बाद जो .com लगा है इसे हम बोल देते हैं डोमेन नेम। तो यहाँ पे उदाहरण के लिए youtube.com, facebook.com, paypal.com का उपयोग आईपी पते को दर्शाने के लिए किया जाता है। अब यहाँ पे इनका सब अपना एक आईपी एड्रेस होता है। अब आईपी एड्रेस का यहाँ पे क्यों नहीं यूज किया जाता, कि उसका रीजन है, क्योंकि अब मैं आपको अगर बोलूँ कि मोबाइल नंबर आपको कितने याद होंगे अब तक, जो अपने घर वाले कोई गार्जियन होंगे या फिर एक दो बाहर भी हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे जो डिजिट की फॉर्म जितनी चीज़ें हैं उसे थोड़ा सा कम याद कर पाते हैं, इतना ये होता है। लेकिन अगर उसी को नाम दे दिया जाए कुछ वर्ड के फॉर्म में, या फिर उसका वर्ड का कलेक्शन हो जाएगा पूरा सेंटेंस फॉर्म, तो उसे हम ज़्यादा याद कर पाते हैं। तो यहाँ पे इसलिए यहाँ पे डोमेन नेम रख दिया जाता है इनका, कुछ कुछ इंग्लिश के वर्ड यहाँ पे लेटर यहाँ पे इनका कलेक्शन है पूरा बना दिया जाता है। तो यहाँ पे आईपी एड्रेस हमें कम से कम भूल सकते हैं, तो इसलिए आईपी एड्रेस का यूज नहीं किया जाता यहाँ पे, लेकिन जो बैकग्राउंड में है आईपी एड्रेस ही काम कर रहा होता है। तो यहाँ पे आईपी पते को दर्शाने के लिए किया जाता है। डोमेन नाम इसलिए बनाए जाते हैं क्योंकि किसी व्यक्ति के लिए संख्याओं की लंबी श्रृंखला, मतलब वही चीज देखो यहाँ पे बताया जा रहा है कि डोमेन नेम इसलिए बनाए जाते हैं क्योंकि किसी भी व्यक्ति के लिए संख्याओं की लंबी श्रृंखला को याद रखना मुश्किल होता है। हालांकि इंटरनेट डोमेन नेम को नहीं समझता है
वह आईपी पते को ही समझता है। इसलिए जब आप ब्राउजर सर्च बार में डोमेन नेम दर्ज करते हैं, मतलब सर्च बार पे जैसे आप यूट्यूब सर्च करते हैं www.youtube.com, तो इंटरनेट को एक विशाल फोन बुक से इस डोमेन नेम के आईपी पते प्राप्त करने पड़ते हैं, जो ज्ञात डीएनएस डोमेन नेम सर्वर के रूप में होता है। उदाहरण के लिए अगर बात करें तो यदि आपके पास किसी व्यक्ति का नाम है तो आप फोन बुक में उसका नाम खोजकर, ऐसा होता है ना कि आपको पास कोई फोन, मोबाइल फोन है, अब यहाँ पे जो भी नंबर आप सेव करते हैं तो किस फॉर्म से सेव करते हैं, कुछ उसके नाम से सेव करते हैं। तो वही एग्जाम्पल में बताया गया है कि उदाहरण के लिए यदि आपके पास किसी व्यक्ति का नाम है तो आप फोन बुक में उसका नाम खोजकर उसका फोन नंबर पा सकते हैं। डोमेन नेम का आईपी पता खोजने के लिए इंटरनेट उसी तरह डीएनएस सर्वर का उपयोग करता है। डीएनएस सर्वरों को आईएसपीएस या फिर समान संगठनों द्वारा प्रबंधित किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे पूरा प्रतिक्रिया जिनकी क्रिया हो रही है पूरा ऑर्डर वे में, यहाँ पे पूरा आप डिटेल में समझ सकते हैं किस तरह से सारा काम होता है। ठीक है, अब यहाँ पे पूरा इसका फिगर के माध्यम से समझ सकते हैं कि ये सारा काम कैसे हो रहा है। तो यहाँ पे इसे डिटेल में अगर देखें तो यहाँ पे पूरा इस फॉर्म में आप समझ सकते हैं। हालांकि कुछ इस फॉर्म में बना हुआ है कि आप अपने ये कैसे डिजाइन करेंगे, कुछ यहाँ पे ग्राफिकल पूरा बना हुआ है, लेकिन आप यहाँ पे सर्कल के फॉर्म में या फिर आप जो भी जब भी आप फिगर बनाएं तो यहाँ पे आप कुछ इस फॉर्म में बना सकते हैं। तो कुछ चीज़ें यहाँ पे सर्कल के फॉर्म में आप ले लें कुछ इस तरह से, फिर यहाँ पे ऐसे दूसरा कुछ बना दे, बस यहाँ पे इसका लेकिन नाम लिख दें कि ये सर्कल ये किस चीज़ का है, तो नाम लिख देंगे, फिर उसे कनेक्ट कर देंगे आपस में, तो कोई दिक्कत नहीं है, आराम से एग्जामिनर समझ जाएगा कि ये क्या है, क्योंकि पूरे इस तरह पूरा डिजाइन कर सकते ग्राफिकल, तो आप अपने अकॉर्डिंग आप वैसे ड्रॉ कर सकते हैं अपने पेन से, बस उसका नामकरण कर देना आपको, है ना। तो यहाँ पे देखो पीसी भी है, टैबलेट डिवाइस भी है, लैपटॉप भी है, बीच में राउटर भी है, मॉडेम भी है। ठीक है, और यहाँ पे देखो ब्राउजर, मतलब जो भी ये चीज़ें हैं, टैबलेट डिवाइस है, यहाँ पे ब्राउजर पे गए, हमने कुछ टॉपिक सर्च किया तो अब यहाँ पे देखो पूरे के स्ट्रक्चर इसका समझिए। तो देखो सर्वर यहाँ पे इस साइड सर्वर, यहाँ पे सर्वर, ऑप्टिकल फाइबर हो गया, ऑप्टिकल फाइबर केबल, यहाँ पे केबल मतलब केबल मैंने बताया था ना, केबल किसका यूज किया जाता है डेटा को ट्रांसमिट करने के लिए, यहाँ पे देखो केबल ही लगी है सारी सारी ये। तो यहाँ पे सारी चीज़ें देखो, लैपटॉप हो गया, टैबलेट हो गया, पीसी हो गया, यहाँ पे इसके अंदर ही क्या पूरे क्लाइंट है। अब यहाँ पे कोई भी टॉपिक हम सर्च कर रहे हैं तो कहाँ तक जाएगा, वो सर्वर तक जाएगा इन सबकी हेल्प से, सर्वर के पूरे जाएगा और यहाँ पे डेटा पूरा सर्च होगा, फिर बाद में पूरा रिस्पॉन्स के फॉर्म में इनके पास जो डिस्प्ले है वहाँ पे शो होगा। ठीक है, पूरा यही पूरा ऑर्डर है, कौन कौन से डिवाइस इसमें यूज किए जाते हैं, सारे डिवाइस यहाँ पे सब कुछ यहाँ पे समझ सकते हैं आप लोग। तो देखो यहाँ पे पूरा स्ट्रक्चर पूरा समझा दिया गया है। अब यहाँ पे एक नॉर्मल इसके बारे में पूरा समझ लेते हैं कि जब आप अपना कंप्यूटर चालू करते हैं और ब्राउजर सर्च बार में एक डोमेन नेम टाइप करते हैं तो आपका ब्राउजर संबंधित आईपी पता प्राप्त करने के लिए डीएनएस सर्वर को एक रिक्वेस्ट भेजता है। किसे? सर्वर को। कौन? डीएनएस। आईपी एड्रेस प्राप्त करने के बाद ब्राउजर रिक्वेस्ट के संबंधित सर्वर पर भेज देता है, मतलब जो रिक्वेस्ट है संबंधित सर्वर जो उससे रिलेटेड सर्वर से उनके पास भेज देता है रिक्वेस्ट को। एक बार जब सर्वर को किसी विशेष वेबसाइट के बारे में जानकारी प्रदान करने का रिक्वेस्ट मिल जाता है तो डेटा प्रवाहित होने लगता है, मतलब जो रिक्वेस्ट के फॉर्म में जब डेटा जाएगा वापस तो उसके बारे में रिक्वेस्ट प्रवाहित होने लगता है। तो डेटा को डिजिटल प्रारूप में या फिर प्रकाश पल्स के रूप में ऑप्टिकल फाइबर केबल के माध्यम से स्थानांतरित किया जाता है। चूंकि सर्वर दूर स्थानों पर स्थित हैं इसलिए डेटा को आपके कंप्यूटर तक पहुंचने के लिए ऑप्टिकल फाइबर केबल के माध्यम से हजारों मील की यात्रा करनी पड़ सकती है। ऑप्टिकल फाइबर एक राउटर से जुड़ा होता है जो प्रकाश संकेतों को विद्युत संकेतों में परिवर्तित कर देता है। ये विद्युत संकेत ईथरनेट केबल का उपयोग करके आपके लैपटॉप तथा लैपटॉप तक जो पहुंचते हैं। इस प्रकार आपको इंटरनेट के माध्यम से जो भी जानकारी है, जो भी आपने सर्च किया है वो मिल जाती है, जो वास्तव में एक केबल है जो आपको सर्वर से जोड़ती है। तो देखो यहाँ पे सारी चीज़ जो यहाँ पे पूरा है ये उसी के बारे में सब कुछ यहाँ पे बताया गया किस तरह सारा काम हो रहा है, तो आप इसे फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा यदि आप वाईफाई या मोबाइल डेटा का उपयोग करके वायरलेस इंटरनेट का उपयोग कर रहे हैं तो आप ऑप्टिकल केबल से सिग्नल पहले एक सेल टावर को भेजे जाते हैं और जहां से यह विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में आपके सेल फोन तक पहुंचते हैं। सेल टावर आप लोगों ने देखा ही है ना, जो टावर बने हुए थे। इंटरनेट का मैनेजमेंट संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित ICANN मतलब इंटरनेट कॉर्पोरेशन फॉर असाइंड नेम ऑफ नंबर्स द्वारा किया जाता है। यह आईपी एड्रेस असाइनमेंट, डोमेन नेम पंजीकरण आदि का मैनेजमेंट करता है। ठीक है, तो इतनी सारी जानकारी आपको बस एक ओवरव्यू में समझ रहे हैं आप इसके बारे में। जरूरी नहीं कितना आप लिख पाएँ क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा कम रहता है एग्जाम में, बस तो इतनी जानकारी मिल जाए कि कुछ तो आप लिख लें, है ना। इंटरनेट के बारे में, इंटरनेट पर डेटा ट्रांसफर बहुत तेज से होता है। जैसे ही आप एक एंटर दबाते हैं तो आपको
आपसे हजारों मील दूर स्थित सर्वर से जानकारी मिल जाती है। इस गति का कारण है कि डेटा को बाइनरी फॉर्म मतलब 0 एंड 1 में भेजा जाता है और ये 0 और 1 छोटे टुकड़ों में विभाजित होते हैं जिन्हें पैकेट कहा जाता है, जिन्हें उच्च गति से भेजा जा सकता है। ये पूरा यहाँ पे क्रियाविधि है कि किस तरह से आप तक इंफॉर्मेशन पहुंचती है और कैसे कोई इंफॉर्मेशन कहाँ से कितना फास्ट कौन कौन डिवाइसों की हेल्प से पहुंचती है। ठीक है, तो पूरा स्ट्रक्चर समझ में आ गया इंटरनेट का। तो मुझे लगता है इंटरनेट के बारे में हम लोगों ने बहुत पढ़ लिया। अब आगे बढ़ते हैं कि जो सोशल मीडिया और बहुत सारी चीज़ आप यूज कर रहे हैं सोशल मीडिया, उनके बारे में समझ लेते हैं कि सब एग्जाम्पल ऑफ स्पेसिफिक यूज फॉर द इंटरनेट, मतलब कुछ इंटरनेट का जो हम यूज कर रहे हैं और इससे हम कौन कौन से आज के टाइम पे सोशल मीडिया एप्लीकेशन यूज कर रहे हैं इंटरनेट के द्वारा, तो उसके बारे में, जैसे कि सोशल मीडिया एंड कंटेंट शेयरिंग। फिर यहाँ पे देख सकते हैं कि इंस्टेंट मैसेजिंग, मैसेज को इंस्टेंट तुरंत भेजने के लिए भी हम इसका इंटरनेट का यूज कर रहे हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए हम इंटरनेट का यूज कर रहे हैं, और यहाँ पे चैट करने के लिए, और इंटरनेट टेलीफोनी, और बहुत सारी चीज़ें, ईमेल को सेंड करने के लिए भी हम इंटरनेट का यूज करते हैं। और बहुत सारी चीज़ें हैं जो यहाँ पे देख सकते हैं, बहुत सारी एग्जाम्पल है। तो यहाँ पे आप लोग शायद रिलेट कर पाए कि हम इंटरनेट का कहाँ कहाँ पे यूज कर रहे हैं। कुछ भी आप मान लो कि जैसे जॉब के क्षेत्र में देखें तो आजकल बहुत सारे एप्लीकेशन है ना। तो जैसे कि बहुत सारे हैं कि इननीड हो गया, Naukri.com हो गया। तो अब जॉब सर्च करने के फॉर्म में भी आप लोग देख सकते हैं कि इंटरनेट कहाँ पे यूज कर रहे हैं। तो एक तरह से देखें कि आज की जो दुनिया हो गई है पूरी इंटरनेट से ही कनेक्ट हो चुकी है। तो यहाँ पे हर जगह इंटरनेट का आप अपने अकॉर्डिंग लिख सकते हैं कि इंटरनेट का कहाँ हम यूज कर रहे हैं, अगर बोले तो पूछा जाता है तो। अभी देखो यहाँ पे समझते हैं कि www जो अभी तक हम पढ़ रहे हैं तो उसका मतलब क्या रियल में। तो www क्या है? वर्ल्ड वाइड वेब, जिसे वेब के रूप में भी जाना जाता है। क्या? जिसे वेब के रूप में भी जाना जाता है। और इंटरनेट मौलिक रूप से एक दूसरे से भिन्न है, क्योंकि वेब इंफॉर्मेशन का एक कलेक्शन है जिसे इंटरनेट का उपयोग करके एक्सेस किया जा सकता है, जबकि इंटरनेट नेटवर्क का क्या? ग्लोबल नेटवर्क है जो लगभग सभी तक पहुंच प्रदान करता है। दूसरे शब्दों में अगर बात करें तो वेब एक सेवा है जिसे इंटरनेट की नींव में जोड़ा गया था। इस फॉर्म में से समझ सकते हैं किसे? वर्ल्ड वाइड वेब को। और इसमें हम सर्च इंजन के बारे में नेक्स्ट जो टॉपिक बात करें कि सर्च इंजन क्या होता है, तो आप लोग गूगल का यूज कर रहे होंगे, तो वहां पे देखेंगे कुछ इस फॉर्म में आपको दिखता है गूगल। और यहाँ पे देखेंगे ये यहाँ पे आप लोग क्या करते हैं, कोई टॉपिक सर्च करते हैं जो भी आपको नीड होती है यहाँ पे इस बीच में, और यहाँ पे सर्च करते हैं तो कुछ उसका रिजल्ट निकल के आता है, अगर आपका कनेक्शन है इंटरनेट का आपके डिवाइस में तो। अब यहाँ पे सर्च इंजन हो गया। सर्च इंजन के बाद हम देख इसके बारे में, यहाँ पे बस इसके बारे में आप अपनी अकॉर्डिंग भी लिख सकते हो। कोई भी टॉपिक है तो उसके गूगल पे क्रोम पे जाना है, फिर जो भी चीज़ें हैं आपके ब्राउजर है तो वहाँ पे आप लोग उसे सर्च इंजन पे सर्च कर सकते हैं। बहुत सारे, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे पेज हैं तो आपके इन्फॉर्मेशन वहाँ पे आसानी से मिल सकती है। और यहाँ पे कुछ पॉपुलर वेब ब्राउजर्स भी हैं, तो यहाँ पे आप लोग उसे देख सकते हैं कि जो पॉपुलर वेब ब्राउजर है आज के टाइम पे जिन्हें सबसे ज़्यादा यूज किया जाता है, गूगल क्रोम हो गया, फायरफॉक्स हो गया एंड इंटरनेट एक्सप्लोरर हो गया। ठीक है, तो ये सर्च इंजन है सारी चीज़। तो यहाँ से आप लोग इसे सर्च इंजन के बारे में देख सकते हैं। फिर आ जाता है क्लाइंट सर्वर मॉडल। इसका मतलब क्या है क्लाइंट सर्वर मॉडल का, तो इसके बारे में हम लोग समझ सकते हैं। वो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसे भी आपसे पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में। तो क्लाइंट सर्वर मॉडल एक कंप्यूटिंग और नेटवर्क डिजाइन है। क्या है? क्लाइंट सर्वर मॉडल एक कंप्यूटिंग और नेटवर्क डिवाइस है, डिजाइन है जिसमें क्लाइंट और सर्वर दो एंटिटी के बीच सेवाओं और संचार का तरीका होता है। क्लाइंट सेवाओं के जो रिक्वेस्ट करता है, क्लाइंट सेवाओं की रिक्वेस्ट करता है, मतलब जो भी इंफॉर्मेशन उसे चाहिए तो उसके लिए क्या करता है, रिक्वेस्ट करता है, जबकि सर्वर सेवाओं को प्रदान करता है। तब जो क्लाइंट है वो रिक्वेस्ट करता है सर्वर से कि हमें ये इन्फॉर्मेशन निकाल के दो, और जो सर्वर होता है वो क्या करता है, उससे रिस्पॉन्स के फॉर्म में वो डाटा भेजता है जो उसे चाहिए होता है। इस मॉडल का प्रमुख उद्देश्य सेवाओं की साझा और डेटा के वितरण को सुनना है। किसका? क्लाइंट सर्वर मॉडल का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे समझ लेते हैं यूआरएल, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। यूआरएल क्या होता है? जिससे कि आप लोग यहाँ पे www.com सर्च करते हैं ना, ऐसे विजुअल है .youtube.com, इतना हो गया। अब इससे पहले यहाँ पे लिखा होता है HTTP। ठीक है, फिर ये पूरा होता है यहाँ से पूरा। अब कहीं कहीं पे लिखा होता है HTTPS। क्या होता है HTTPS? और यहाँ पे ऐसा कुछ लिखा होता है।
मैं यूट्यूब का एग्जाम्पल ले रहा हूँ, तो यहाँ पे रिलेट करना है बस, ठीक है। अब इसका जो पूरा कलेक्शन होता है यही हमारा क्या कहलाता है, यूआरएल कहलाता है। क्या कहलाता है, यूआरएल कहलाता है। ये इसे हम क्या बोल देते हैं जनरली, इसे ही हम बोल देते हैं यूआरएल, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। अब यहाँ पे अलग अलग पार्ट डिवाइड रहते हैं। यहाँ पे इस वाले पार्ट को क्या बोलते हैं, www क्या बोलते हैं, यूट्यूब को क्या बोलते हैं, और .com को क्या बोलते हैं, और यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें होती हैं, उन सबको क्या बोलते हैं। तो इसके बारे में जब भी आपसे यूआरएल के बारे में पूछा जाता है तो इस फॉर्म में पहले आपको डिजाइन करना है उसे, फिर उसे ऐसे बंद कर देना है इस ब्रैकेट में। अब यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको समझाता हूँ कि यहाँ पे एस जो लिखा है इसका मतलब क्या है, और एक जगह एस लिखा है और एक जगह एस नहीं लिखा है, ये देखो। तो एस का मतलब क्या है कि जो ये यूआरएल है या वेबसाइट है वो सिक्योर है, तो यहाँ पे इसलिए एक सर्टिफिकेट होता है ये, तो ये क्या है, सिक्योर है। लेकिन यहाँ पे जो एस नहीं लगा है इसका मतलब क्या है, ये साइट सिक्योर नहीं है। तो इसका मतलब ये होता है जनरली, और सबको पूरक मिला क्या बोलते हैं, यूआरएल। तो अब इसी यूआरएल के बारे में हमें समझना है कि यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर क्या होता है, और आपके एग्जाम में टिप्पणी के अंदर पूछ लिया जाता है यूआरएल। तो देखो यहाँ पे यूआरएल के बारे में अगर समझें तो यूआरएल क्या होता है, यूआरएल और यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर इज अ स्टैंडर्डाइज्ड एड्रेस यूज टू स्पेसिफाई द लोकेशन। किस लिए यूज किया जाता है, एक स्पेसिफाइड लोकेशन का यूज, एक एड्रेस होता है नॉर्मली किसी क्या करने के लिए, यूज टू स्पेसिफाई द लोकेशन ऑफ अ रिसोर्स, मतलब एक रिसोर्स का जो लोकेशन होता है उसे फाइंड करने के लिए, ऑन द इंटरनेट, कहाँ पे, इंटरनेट के अंदर। तो ये पूरा होता है, इस कंसिस्ट ऑफ वेरियस कंपोनेंट, जो ये मल्टीपल कंपोनेंट से मिलकर पूरा की पूरा यूआरएल बना होता है। तो वही चीज यहाँ पे बताया जा रहा है कि इट consists of various component that provide complete information about how to access a specific resource or web page, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ इसको जो जो कंपोनेंट है उसके बारे में यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है कि हेयर्स अ ब्रेक डाउन ऑफ द कंपोनेंट ऑफ अ यूआरएल। अब यहाँ पे जितने भी यहाँ पे कंपोनेंट है यूआरएल के, उससे क्या होकर ब्रेक अलग छोटे छोटे टुकड़े में डिवाइड करके उनके बारे में बताया जा रहा है कि किसका क्या मतलब होता है। तो सबसे पहले जो यहाँ पे आ जाता है प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल के अंदर जो यूआरएल पे जो सारी चीज़ें हो रही हैं वो प्रोटोकॉल के अंदर कौन कौन चीज़ें आ जाती हैं, तो यहाँ पे क्या करता है ये, इसके अंदर देखो प्रोटोकॉल के अंदर जो चीज़ें आ जाती हैं, सबसे पहले HTTP। तो यहाँ पे जो HTTP यहाँ पे यूज कर रहे थे हम लोग, ये तो ये हमारा क्या है, एक तरह से प्रोटोकॉल है। क्या है, प्रोटोकॉल है। क्या बोल देते हैं इसे, प्रोटोकॉल। तो इस पूरे चीज़ को हम अगर बात करें क्या बोलते हैं इसे, प्रोटोकॉल, ठीक है। अब यहाँ पे एक ही नहीं है, इसके अलावा और भी सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें। तो वो चीज़ यहाँ पे देखिए कि सबसे पहले क्या HTTP या फिर HTTPS, FTP, मेल टू, फाइल टू। तो ये सारी चीज़ें किसके अंदर आ जाती है, प्रोटोकॉल के अंदर आ जाती है। अगर यूआरएल में ये सारी चीज़ें आपको दिखती हैं तो आप उन्हें बोल सकते हैं कि प्रोटोकॉल है। तो हम जो यूआरएल है उससे पहले पार्ट में जो डिवाइड करेंगे उसे बोलते हैं स्कीम या फिर प्रोटोकॉल, ठीक है। और दूसरे पे आ जाता है जो, वो आ जाता है डोमेन नेम। क्या आ जाता है, डोमेन नेम। अब यहाँ पे डोमेन नेम क्या है, जैसे कि जो डोमेन नेम है ना उसका जनरली क्या होता है, उसके बैकग्राउंड में आईपी एड्रेस ही होता है, लेकिन हम इसे एक नाम दे देते हैं जिसे बोलते हैं डोमेन नेम, ठीक है। अब डोमेन नेम जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल देखें इसका, ये www.example.com ये पूरा है, तो इसे बोलते हैं डोमेन नेम। क्या बोलते हैं, डोमेन नेम। और या फिर इससे हम अगर देखें कि आईपी एड्रेस को फॉर्म अगर रिप्रेजेंट करें तो इसका आईपी एड्रेस फॉर्म में कुछ इस तरह से आईपी एड्रेस होता है ना। तो इस पूरे नाम से हम किसी वेबसाइट को सर्च करते हैं, लेकिन बैकग्राउंड में जो काम करता है वो आईपी एड्रेस से काम करता है, ठीक है ना। तो ये हो गया। जो दूसरे पार्ट में हम यूआरएल को डिवाइड करेंगे उसे बोलते हैं डोमेन नेम या फिर आईपी एड्रेस। जो तीसरे पार्ट में हम इसे यूआरएल को डिवाइड करेंगे उसे बोलते हैं पोर्ट नंबर। क्या बोलते हैं, पोर्ट नंबर। अब ये ऑप्शनल है, इस यूआरएल के अंदर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन ये चीज़ इतना तो देखने के लिए आपको मिलेगा हर बार। लेकिन यहाँ पे जरूरी नहीं कि इसके बाद भी और कुछ स्लैश लगा के कुछ कंटेंट मिले, फिर स्लैश लगा के मिले। तो इस तरह से देखेंगे तो यूआरएल तो बहुत बड़ा होता है। जब भी आप यूआरएल देखेंगे, किसी भी लिंक देखेंगे किसी भी चीज़ का, तो यहाँ पे देखेंगे बहुत ज़्यादा लिखा रहता है उसमें। तो यहाँ पे अलग अलग जो भी पार्ट में डिवाइड है, इस सब के बारे में हम लोग देख रहे हैं कि यूआरएल के कितने पार्ट होते हैं अलग अलग। तो इसके बारे में हमने देख लिया, प्रोटोकॉल हो गया, ये ये पूरा हमारा डोमेन नेम हो गया। और इसके बाद में हमारे बहुत सारी चीज़ें आती है जिसे बोलते हैं पोर्ट नंबर। तो पोर्ट नंबर कुछ इस फॉर्म में हो सकता है, ये देखेंगे पोर्ट नंबर HTTP का जो पोर्ट नंबर होता है देखो 80 हो गया, और यहाँ पे HTTPS का जो पोर्ट नंबर होता है 443 होता है। तो ये सारी चीज़ें हैं। फिर इसके बाद आ गया पाथ। पाथ पे भी, इस पूरे पाथ भी हम बोल सकते हैं, मतलब यहाँ तक पहुँचने के लिए देखो ये एग्जाम्पल देखेंगे तो अगर ये देखो, ये स्लैश लगा के फोल्डर डॉट फाइल डॉट HTML, मतलब ये वाली फाइल कहाँ पे रखी है, कौन से फोल्डर के अंदर रखी है, तो उसे बोलते हैं पाथ, ठीक है। तो यहाँ पे यूआरएल को हम कौन कौन से पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहले हम बोल सकते हैं कि स्कीमा प्रोटोकॉल, तो उसे स्कीम या फिर प्रोटोकॉल के अंदर ये सारी चीज़ें रख देना है आपको। फिर अगर 5 मार्क्स के अंदर पूछा जाता है तो फिर डोमेन नेम,
फिर यहाँ पे पोर्ट नंबर, फिर पाथ, फिर बाद में आ जाता है क्वेरी स्ट्रिंग, ये भी ऑप्शनल है, ये भी हो सकता है नहीं हो सकता, ठीक है। और फिर यहाँ पे फ्रेगमेंटेशन हो जाता है, फ्रेगमेंटेशन भी ऑप्शनल है, ये भी आपके यूआरएल में हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, ठीक है। अगर हैश यहाँ पे लगा है तो इसका मतलब ये फ्रेगमेंटेशन इसमें यूज हुआ है। और यहाँ पे देखिए एक चीज़ और, क्वेश्चन मार्क, ये भी देखने के लिए मिल सकता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, क्वेश्चन मार्क हो गया, ये M% हो गया, तो सारी चीज़ देखने के लिए मिल जाता है, तो उसे क्वेरी स्ट्रिंग या फिर फ्रेगमेंटेशन बोल सकते हैं। अब यहाँ पे पूरा यूआरएल मैं आपको समझाऊँ यहाँ पे एग्जाम्पल के फॉर्म में कि पूरा एग्जाम्पल क्या है यूआरएल का। देखो HTTP हो गया, HTTPS हो गया ना, यहाँ तक डबल स्लैश लगाए, इसके बाद देखो यूआरएल हो गया, ये डोमेन नेम हो गया। उसके बाद देखो 8080 पाथ हो गया, 2 हो गया, रिसोर्स हो गया, क्वेश्चन मार्क वहाँ पे लगा है, इक्वल टू भी लगा है, वैल्यू M% लगा है, इक्वल टू वैल्यू हैश लगा है। ये सारी चीज़ क्या है, ये क्वेरी स्ट्रिंग हो गया और फ्रेगमेंटेशन हो गया। तो सारी चीज़ें देखो इन सबके कलेक्शन से ही एक पूरा पूरा यूआरएल हमें डिजाइन होकर मिलता है। लेकिन आपको याद नहीं रहता आपके एग्जाम में, तो आप केवल इतना ही लिख सकते हैं यहाँ तक, ये सब जितना मैंने आपको बताया, ठीक है। अगर पूरा आप लोग याद कर पाते हैं तो ऐसे पूरा लिखने की कोई नीड नहीं, क्योंकि पूरा कोई याद लगभग करता नहीं है। लेकिन बस ऐसे आपको जब भी डिजाइन करना है तो यूआरएल के बारे में लिखना है, फिर बाद में ऐसा पूरा लिख देना है, फिर इसे ऐसे एरो के माध्यम से पूरा बता देना है। कैसे, जैसे मैं बता देता हूँ, इसे, इस चीज़ को मैं हटाता हूँ यहाँ से और इसे ये, ठीक है। तो ये हमारा प्रोटोकॉल हो गया, इससे आपको बता देना है ये क्या है हमारा डोमेन नेम, ठीक है। और इस पूरे को हम बोल देते हैं यूआरएल। इतना आप डिजाइन कर सकते हैं, पैरा बना के बता सकते हैं, लेकिन आप थ्योरी भी लिख देना, ठीक है। तो एग्जाम्पल फॉर्म में इसे बना सकते हैं, ये फिर ऐसे बना सकते हैं, फिर उसे ब्रैकेट बंद कर देना है आपको। अब देखो यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में अगर देखें तो ये, क्योंकि यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में पूरा यूआरएल आपको दिया है। अब यहाँ पे देखो क्या 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 चीज़ है, स्कीम एंड प्रोटोकॉल हमारा क्या है HTTP, ये क्या है हमारा ये चीज़, फिर क्या है डोमेन नेम www.example.com, तो ये हमारा क्या है example.com का, ठीक है। फिर इसको देखो पोर्ट नंबर 8080, इसे क्या बोलते हैं पोर्ट नंबर, क्या बोलते हैं ये 8082 है, इसे क्या बोलते हैं पोर्ट नंबर। फिर यहाँ पे आ गया पाथ, पाथ टू रिसोर्स, यहाँ पे देखो कहाँ पे लिखा है पाथ टू रिसोर्स, यहाँ पे लिखा है, इसे बोलते हैं पाथ। फिर यहाँ पे आ गया क्वेरी स्ट्रिंग, क्वेरी स्ट्रिंग में देखेंगे क्वेश्चन मार्क है, आप यहाँ पे पूरा पूरा एक चीज़ पूरा दिया हुआ है, तो यहाँ पे देखेंगे कहाँ पे लिखा है पूरा पूरा ये, तो इसे हम बोल देंगे क्वेरी स्ट्रिंग, क्या है क्वेरी स्ट्रिंग, ठीक है, वैल्यू 2 तक। फिर यहाँ पे देखो हैश सेक्शन है, ये हैश सेक्शन, ये चीज़, तो इसे क्या बोल देते हैं हैश सेक्शन को फ्रेगमेंटेशन। तो सारे देखो पूरा डिटेल में यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दी गई है, आप किसी भी फॉर्म में यहाँ पे लिख सकते हैं। तो आप, मुझे लगता है कि यूआरएल में किसी को कोई दिक्कत नहीं है ना, पूरा डिटेल में मैंने आपको बता दिया। अब इसके आगे बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक आ जाता है वो है वेब पेज। क्या होता है वेब पेज, मैंने आपको वेब पेज बताया कि वेबसाइट क्या होती है, वेब पेज का कलेक्शन होती है। तो यहाँ पे वेब पेज होता क्या है, इसके अंदर क्या होता है, मैंने पहले ही बता दिया, लेकिन अगर आपको लिखना है तो इस वे में लिख सकते हैं। अब मैं जो बोल रहा हूँ यहाँ पे आप हिंदी में उसे अपने अकॉर्डिंग लिख सकते हैं, जो सीबीएसई बोर्ड वाले हैं इस फॉर्म में लिख सकते हैं, तो लिखना आप अपने अकॉर्डिंग बना सकते हैं इसे। तो अगर डेफिनेशन की अगर बात करें इसकी वेब पेज क्या होती है, तो अब वेब पेज इज अ सिंगल डॉक्यूमेंट। ये जो वेब पेज होता है हमारा क्या होता है, सिंगल डॉक्यूमेंट होता है, ये फिर फाइल होती है ऑन द, कहाँ पे, ऑन द वर्ल्ड वाइड वेब, कहाँ पे वर्ल्ड वाइड वेब www के अंदर, डेट कैन कंटेन। अब ये इसके अंदर क्या क्या होता है, क्या कंटेन करते हैं, ये टेक्स्ट हो गया, इमेज हो सकता है, मल्टीमीडिया एलिमेंट हो सकते हैं, एंड उसके अंदर लिंक भी हो सकती हैं, ठीक है। अब यहाँ पे वेब पेज आर रिटन इन लैंग्वेज सच एज, मतलब जो वेब पेज है कौन सी लैंग्वेज के अंदर लिखे जाते हैं, HTML के अंदर, जिसका फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, एंड कैन बी एक्सेस टू थ्रू। अब किसके थ्रू एक्सेस किया जा सकता है, वेब ब्राउजर के थ्रू इसे हम एक्सेस कर सकते हैं, किसे, वेब पेज को। तो यहाँ पे वेब पेज के बारे में पूरा बता दिया है, वेब पेज होता क्या है रियल। अब यहाँ पे देखो फंक्शन का मतलब क्या है, वेब पेज आर द बिल्डिंग ब्लॉक, क्या करता है बिल्डिंग ब्लॉक, मतलब ब्लॉक को बिल्ड करता है ऑफ वेबसाइट, किसके, वेबसाइट के। दे आर डिजाइन टू डिस्प्ले इंफॉर्मेशन, अब ये किस लिए डिजाइन किए जाते हैं, इंफॉर्मेशन को डिस्प्ले करने के लिए। प्रोवाइड इंटरनेट इंटरेक्टिव कंटेंट, मतलब इंटरेक्टिव कंटेंट हमें प्रोवाइड कराता है, एंड सर्व एज अ यूजर इंटरफेस फॉर वेब बेस्ड एप्लीकेशन। अब यूजर मतलब एक इंटरफेस, इतना वेब बेस्ड एक यूजर इंटरफेस प्रोवाइड कराता है जहाँ पे हम अपने कंटेंट जो भी हमें इंफॉर्मेशन है जो हम उसे एक्सेस कर सकते हैं।
अभी आप एग्जाम्पल के फॉर्म में अगर देखें तो एन आर्टिकल ऑन आ न्यूज वेबसाइट, न्यूज वेबसाइट पे देखते हैं ना, उसमें आर्टिकल लिखे रहते हैं, तो सारी वेबसाइट है। आप यहाँ पे ऑनलाइन स्टोर पे इसे लिस्ट किया जाता है, या फिर आप पर्सनल ब्लॉग भी देख सकते हैं, तो वहाँ पे इन्फॉर्मेशन आप लोग देख सकते हो, सारे वेब पेज पे ही आप लोग देखते हैं। और वेब पेज का पूरा कलेक्शन हमारा क्या कहलाता है, वेबसाइट कहलाती है। ठीक है, तो यहाँ तक पूरा समझ में आ गया वेब पेज क्या होती है। तो मुझे लगता है कि आई होप समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं कि वेबसाइट क्या होती है। तो डेफिनेशन इसकी अगर वेबसाइट की अगर हम समझें तो इसका मतलब क्या होता है, अ वेबसाइट इज अ कलेक्शन ऑफ इंटरकनेक्टेड वेब पेजेस। इसका मतलब क्या है कि इसमें जो सारे वेब पेज होते हैं उनका कनेक्शन रहता है, कलेक्शन रहता है, और अब सब आपस में एक दूसरे से कनेक्ट रहते हैं, है ना। लिंक के माध्यम से हम एक पेज से दूसरे पेज में पहुंच सकते हैं, लेकिन हम रहेंगे उसी वेबसाइट के अंदर। तो अ वेबसाइट इज अ कलेक्शन ऑफ इंटरकनेक्टेड वेब पेज होस्टेड ऑन अ वेब सर्वर। कहाँ पे होस्ट रहती हैं, वेब सर्वर पर होस्ट रहती हैं। मतलब होस्ट का मतलब क्या है कि जो भी वेबसाइट है, अगर हमें इंटरनेट पे हम चाहते हैं कि दुनिया भर में उसे हर जगह एक्सेस किया जा सके, तो हम उसे सर्वर पर उसे होस्ट करना पड़ेगा। अगर हम चाहते हैं केवल हम ही देखें तो अपने सिस्टम पर हम रख सकते हैं उसे। तो अगर हम चाहते हैं कि दुनिया भर में उसे कहीं भी एक्सेस किया जा सके, तो इसलिए हम उसे क्या करते हैं, सर्वर पे उसे स्टोर करते हैं। तो वहाँ पे हमें एक सर्वर के लिए, एक वेबसाइट को रखने के लिए थोड़ी सी स्पेस परचेज करना पड़ता है ना। जो सर्वर बेस्ड जो कंपनी है वो हमें प्रोवाइड कराती है, तो उसका कुछ अपना चार्ज होता है अपने कंटेंट के डेटा के अकॉर्डिंग। तो आप लोग कभी वेबसाइट जब डिजाइन करेंगे आगे, तो फ्यूचर में इसके बारे में पूरा समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या समझे हम लोग, होस्टेड ऑन द वेब सर्वर डेट शेयर अ कॉमन डोमेन नेम और यूआरएल, जो कि शेयर करता है हमें। अब जैसे हम उस पर सर्वर पर इसे स्टोर कर देते हैं, तो हमें क्या करता है, एक यूआरएल देता है, वो डोमेन नेम देता है, फिर यूआरएल जो भी इसको बोलते हैं, जिसके थ्रू हम उस वेबसाइट को एक्सेस कर सकते हैं, उसका नाम। वेबसाइट आर ऑर्गेनाइज्ड हियरार्किकल, जो भी वेबसाइट है एक हियरार्किकल फॉर्म में स्टोर हो सकती है। विद आ होम पेज, मतलब होम पेज सबसे पहले आएगा, उसके अंदर बहुत सारे और भी पेज रहते हैं, तो उसे हम देख सकते हैं। बस यही सारी चीजें हैं क्या है वेबसाइट के अंदर। अब इसके अंदर फंक्शन की अगर बात करें, तो वेबसाइट सर्व वेरियस पर्पज सच एज अ प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन, और जैसे कि प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन को प्रोवाइड करने के लिए। ई कॉमर्स वेबसाइट आप लोग देखते होंगे, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट। शेयरिंग कंटेंट, प्रमोशन, मतलब जो भी बिजनेस है उन्हें प्रमोट करने के लिए हम वेबसाइट आज के टाइम पे यूज कर रहे हैं। देखेंगे कि अलग अलग चीज़ें, जो भी चीज़ें हैं आज के टाइम पे, हर एक चीज़ों को ऑनलाइन देखा जा रहा है ना, ऐड के फॉर्म में, फिर एडवर्टाइजमेंट करने के लिए। जैसे कि कोई कोचिंग संस्था हो गई, या फिर कोई बहुत बड़ी शॉप हो गई, तो उन सबकी अपनी एक वेबसाइट है ना। तो हर एक बिजनेस की आज के टाइम पे अपनी एक वेबसाइट बनवा रहे हैं, जिससे कि कोई भी इन्फॉर्मेशन कहीं भी उसके बारे में, उस बिजनेस के बारे में, उस जो स्टार्टअप है उसके बारे में कोई भी कहीं भी देख सके। ठीक है, तो एग्जाम्पल यहाँ पे देखेंगे, amazon.com हो गया, wikipedia.org हो गया। तो यहाँ पे देखो जो .org है ना, यही है डोमेन नेम रियल में। .com हो गया, .com मतलब कि हर जगह इसे एक्सेस कर सकते हैं। सबसे महंगा जो .com है मुझे लगता है माना जाता है, और .org ऑर्गेनाइजेशन के लिए। फिर यहाँ पे देखो openai.com, आज के टाइम पे देख ही रहे होंगे, ChatGPT। फिर यहाँ पे और भी सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी वेबसाइट के लिए आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे वेबसाइट के बारे में पूरा समझ में आ गया। आगे बढ़े। अब यहाँ पे देखो अपनी वेबसाइट के बारे में अगर बताएं, तो आप जीटेक पॉली वेबसाइट में जाएंगे, जब www.gtechpoly.com जैसे सर्च करेंगे, तो यहाँ पे देखेंगे पूरी वेबसाइट खुल के आ जाएगी। तो वहाँ पे एग्जाम्पल आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पे इसे बोल देंगे लोगो, यहाँ पे जो पूरा लगा इसे क्या बोल देंगे, लोग। और यहाँ पे देखो पहले ईमेल के बारे में बता दिया कि ईमेल ये हमारी है। कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो यहाँ पे ये नंबर पे आप लोग कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, जो भी कोर्स के अकॉर्डिंग आप रिगार्डिंग बात करनी हो। और इसे बोल सकते हैं मेन्यू, क्या बोलते हैं इसे, मेन्यू। ठीक है, अब यहाँ पे देखो एक इमेज लगी है जो हर बार बदलती रहती है। ठीक है, तो यहाँ पे भी जिस तरह से वेबसाइट डिजाइन की जाती है, पूरा पूरा एक होम पेज है, इसे हम होम पेज बोल सकते हैं। और यहाँ पे देखो अबाउट सेक्शन आ गया, कोर्स हो गया, स्टाफ हो गया, कॉन्टैक्ट हो गया। तो इन सब पे जैसे ही क्लिक करेंगे होम पेज में, तो यहाँ पे अलग अलग वेब पेज में पहुँचते जाएंगे। जैसे कि हमने क्या किया, अबाउट के बारे में हमने क्या किया, इस पर क्लिक कर दिया। तो अबाउट पे हमने क्लिक कर दिया, तो अब यहाँ पे देखेंगे ये पूरे अबाउट का पेज खुल के आ गया, और यहाँ पे देखिए गौरव सर के बारे में पूरा लिखा हुआ है, इन्फॉर्मेशन जो भी है। तो ये पूरे अबाउट में पहुँच गए। बाकी जिसमें भी हमें क्लिक करना है तो उसमें क्लिक करते रहेंगे। अब देखो वेब सर्विस। अब यहाँ पे वेब सर्विस का मतलब क्या है कि जो सर्विस प्रोवाइड करते हैं किस तरह से। तो इसके डेफिनेशन अगर बात करें, इसका मतलब क्या है कि वेब सर्विस आर सॉफ्टवेयर सिस्टम। क्या होता है, एक सॉफ्टवेयर सिस्टम होता है और कंपोनेंट, या फिर इसे सॉफ्टवेयर सिस्टम बोल सकते हैं, फिर कंपोनेंट बोल सकते हैं, दैट प्रोवाइडेड स्पेसिफिक फंक्शन और डेटा ओवर द इंटरनेट यूजिंग स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल्स लाइक HTTP। दे इनेबल कम्युनिकेशन एंड डेटा एक्सचेंज बिटवीन डिफरेंट एप्लीकेशन एंड सिस्टम। तो फिर वेब सर्विस का मतलब क्या होता है, सिंपली वेब सर्विस का मतलब कि जो सर्विस हम प्रोवाइड करा रहे हैं किस लिए, वेब के फॉर्म में, वेब के अंदर, तो वो सारी चीज़ें हैं। अब इसके फंक्शन की अगर बात करें, तो वेब सर्विस अलाउ एप्लीकेशन टू इंटरनेट। अब ये जो भी एप्लीकेशन अलाउ करता है हमें कहाँ पे, इंटरनेट पे, विद ईच अदर, एक दूसरे के साथ, एक्सेस डेटा
फ्रॉम रिमोट सोर्स, जो डेटा को एक्सेस करेंगे फ्रॉम कहाँ से, रिमोट सोर्स, एंड परफॉर्म वेरियस टास्क, अलग अलग टास्क को परफॉर्म करने के लिए, सच एज रिट्रीविंग वेदर, जैसे कि आप लोग वेदर मौसम देख रहे हैं ना, तो कभी भी जो सर्विस यहाँ पे प्रोवाइड करा रहे हैं इसके, तो आप वेदर को अपडेट होता रहता है मौसम, तो मौसम से रिलेटेड जो भी एप्लीकेशन वहाँ पे देखेंगे डेली का मौसम वहाँ पे जो भी उसका टेम्परेचर दिखाता रहता है। प्रोसेसिंग पेमेंट हो गया, तो बहुत सारी चीज़ें जो डेटाबेस से एक्सेस करते हैं सारी चीज़ें। अब यहाँ पे एग्जांपल देख सकते हैं कि इसके जो डायरेक्ट जो डेली अपडेट होती रहती है ना, तो वहाँ पे हम एपीआई का यूज़ करते हैं। तो देखिए रेस्टफुल एपीआई यहाँ पे यूज़ हो रही है इन सबको करने के लिए, एसओएपी। जब ये सारी चीज़ों के बारे में तब आप पढ़ेंगे जब आप जब भी आप रियल बेस सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन पे कंपनी में काम करेंगे, तो वहाँ पे इन सब के बारे में, एपीआई के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। तो हो सकता है अगर आप लोगों ने अभी तक कोर्स किया है वेब डेवलपमेंट का, तो वहाँ पे भी आप लोग समझ पा रहे होंगे इसे, तो कोई नई चीज़ नहीं है इस आपके लिए, आप लोग सब सीख जाएंगे कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट। अब टाइप ऑफ वेबसाइट, अब वेबसाइट के बारे में हमने पढ़ लिया और वेब पेज के बारे में पढ़ लिया। अभी हम यूनिट 1 ही चल रहा है हमारा। अब ये वेबसाइट हमने पढ़ तो लिया, लेकिन कितने टाइप की होती हैं सारी वेबसाइट, है ना, तो इनके टाइप के बारे में समझ लेते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि स्टैटिक वेबसाइट होती है अगर बात करें, दूसरी होती है डायनेमिक वेबसाइट। क्या, तो अगर वेबसाइट के बारे में पूछ सकते हैं कि वेबसाइट क्या होती है, तो वेबसाइट क्या होती है, कलेक्शन ऑफ वेब पेज, इट्स कॉल्ड वेबसाइट। और यहाँ पे वेबसाइट के बहुत सारे आप एग्जाम्पल दे सकते हैं, लेकिन यहाँ पे वेबसाइट का जनरली बात करें कितने टाइप की होती हैं, तो आप लोग बोलेंगे 2 टाइप की होती हैं। कौन कौन सी? सबसे पहले स्टैटिक होती है और दूसरी होती है डायनेमिक। तो सबसे पहले हम स्टैटिक के बारे में समझते हैं कि स्टैटिक वेबसाइट क्या होती है। स्टैटिक वेबसाइट कंटेन वेब पेजेस विद फिक्स्ड कंटेंट। यहाँ पे एक वर्ड यहाँ पे नाम आ रहा है विद फिक्स्ड कंटेंट। जो स्टैटिक वेबसाइट है वो वेब पेज को कंटेंट तो करती है, लेकिन कौन से? फिक्स कंटेंट दैट इट डज नॉट चेंज अनलेस मैन्युअली अपडेटेड बाय अ वेब डेवलपर। तो फ्यूचर में आप लोग सब लोग वेब डेवलपर ही बनने वाले हैं, है ना। तो यहाँ पे देखो इसका मतलब क्या है कि जो स्टैटिक वेबसाइट होती है इसमें जो भी कंटेंट रहता है वो तब तक फिक्स रहेगा जब तक उसे वेब डेवलपर अपने जब अपने सामने या फिर खुद से चेंज नहीं करेगा, तब तक क्या रहेगा इसके स्टैटिक वेबसाइट के अंदर, वो सब कुछ से फिक्स रहेगा। दे आर टिपिकली सिंपल एंड कंसिस्ट ऑफ HTML एंड CSS। अब यहाँ पे जो भी कंटेंट लिखा होगा पूरा सब किसके मिला के लिखा रहता है, HTML CSS और जो भी इससे अकॉर्डिंग जो भी यहाँ पे लैंग्वेज जैसे जावास्क्रिप्ट हो गया, बूटस्ट्रैप हो गया, सब रिलेटेड यहाँ पे डाटा लिखा रहता है। तो यहाँ पे एक तरह से मैं अगर नॉर्मल समझाऊँ आपको स्टैटिक वेबसाइट क्या होती है और डायनेमिक वेबसाइट क्या होती है। स्टैटिक वेबसाइट वो हो सकती है जिसमें यूजर अपने अकॉर्डिंग उसमें चेंज नहीं कर सकता, ठीक है। और डायनेमिक वेबसाइट होती है जिसमें यूजर अपने अकॉर्डिंग उसमें चेंज कर सकता है। जैसे एग्जांपल यहाँ पे जैसे कि आपकी न्यूज़ वेबसाइट हो गई, है ना, तो वहाँ पे न्यूज़ वेबसाइट में केवल आप न्यूज़ देख सकते हैं, या फिर जो आपकी कंटेंट है एजुकेशनल वेबसाइट होगी वहाँ पे आप देख सकते हैं, नॉर्मली पढ़ सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आप चेंज नहीं कर सकते। अब यहाँ पे जो डायनेमिक वेबसाइट होती हैं वहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, जैसे कि आपका सोशल मीडिया होगा, फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, ट्विटर हो गया। अब यहाँ पे यूजर कभी अपनी फोटो चेंज करता है, कभी कोई पोस्ट अपलोड करता है, कुछ भी यहाँ पे लिखता रहता है, पोस्ट करता रहता है, वहाँ पे थोड़ा डेली बेसिस बहुत सारा चेंज होता रहता है। तो ये सब किसके अंदर आ जाते हैं, डायनेमिक वेबसाइट के अंदर। सिंपल, अब यहाँ पर समझ में आ गया, लेकिन डेफिनेशन आप कुछ इस फॉर्म में लिख सकते हैं, ये यहाँ पे लिखा हुआ है स्टैटिक वेबसाइट के अंदर। अब इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स वेबसाइट विशेषताएं होगी, फास्ट लोडिंग, लो मेंटेनेंस, सुटेबल फॉर स्मॉल बिजनेस, पर्सनल पोर्टफोलियो, इन सब के लिए हम स्टैटिक वेबसाइट का यूज करते हैं। और एग्जांपल अगर देखें तो बेसिक कंपनी वेबसाइट विद स्टैटिक इन्फॉर्मेशन लाइक कॉन्टैक्ट डिटेल एंड अबाउट पेज। तो इस वेब पेज में केवल सिंपल एक सिंगल पेज होता है और यहाँ पे बस नॉर्मली एक डिटेल रहती है, बस ज़्यादा बड़ी वेबसाइट नहीं होती, जिसे बोल देते हैं स्टैटिक वेबसाइट। दूसरा आ गया डायनेमिक वेबसाइट। इसकी डेफिनेशन की अगर बात करें, डायनेमिक वेबसाइट जनरेट अ कंटेंट ऑन द फ्लाई ऑफ एन पुलिंग डेटा फ्रॉम डेटाबेस एक्सटर्नल। अभी यहाँ पे ऐसे भी समझ सकते हैं जैसे कि आप लोग, आपका रिजल्ट आया पॉलिटेक्निक का, है ना, तो वहाँ पे आपने अपना रोल नंबर डाला और आपका रिजल्ट आपके सामने शो हो गया। तो यहाँ पे क्या यूजर अपना इन्फॉर्मेशन वहाँ पे दे रहा है, उसके अकॉर्डिंग वहाँ पे क्या डेटाबेस से वो डेटा फैच हो रहा है और यहाँ पे आउटपुट फॉर्म में दिखा दे रहा है। तो यहाँ पे यूजर अपने अकॉर्डिंग क्या कर रहा है, चेंज कर दे रहा है। ये हो गया डायनेमिक वेबसाइट, वही चीज़ यहाँ पे बताया गया है। दे यूज सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज, ये क्या करता है, सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज का यूज करता है, लाइक PHP हो गया, पाइथन हो गया, जावास्क्रिप्ट हो गया, टू क्रिएट डायनेमिक कंटेंट। अब इससे जो नेक्स्ट वाला आपका सेमेस्टर है ना, तो वहाँ पे आप लोग जावा पढ़ेंगे। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट लैंग्वेज है जावा। नेक्स्ट सेमेस्टर में आपको मिलेगी जावा और मैं ही आपको पढ़ाने वाला हूँ। तो वहाँ पे जावा आप लोग पढ़ेंगे एकदम डिटेल में, वहाँ पे हम पढ़ेंगे जावा रियल है क्या, और वहाँ से आपकी जर्नी स्टार्ट होगी कंप्यूटर साइंस की। हालांकि सेमेस्टर, ये वाला सेमेस्टर आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, तो मान लो गलती कर दी आपने, नहीं पढ़े हैं, लेकिन हम नेक्स्ट सेमेस्टर को सुधार कर सकते हैं। तो जावा मिलेगी वहाँ पे आपको, DBMS भी देखने के लिए मिल सकता है, और ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम ये भी देखने के लिए मिलेगा। बहुत इंपॉर्टेंट है अपने आप में ये,
तो यहाँ पे जावा वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट लैंग्वेज है, वहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट सेमेस्टर में। अब इसके देखो डायनेमिक वेबसाइट है, यहाँ पे इसकी विशेषताएं हैं, जैसे कि यहाँ पे स्टैटिक की वेबसाइट थी, तो यहाँ पे डायनेमिक की भी कुछ विशेषताएं हैं। इंटरेक्टिव, कंटेंट अपडेट ऑटोमेटिकली, इसमें जो कंटेंट अपने आप अपडेट होता रहता है। सुटेबल फॉर ई कॉमर्स, अब ई कॉमर्स वेबसाइट भी आप लोग देख सकते हैं, वो भी क्या है, डायनेमिक वेबसाइट है। सोशल मीडिया की एप्लीकेशन आप उन्हें देख सकते हैं। और कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम, जिसे हम शॉर्ट में बोल देते हैं CMS बेस्ड सर्वर, जो भी यहाँ पे सिस्टम होता है। अब एग्जाम्पल के फॉर्म में अगर देखें तो एन ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट, ये क्या हमारी डायनेमिक वेबसाइट है विद रियल टाइम प्रोड्यूस लिस्टिंग एंड अकाउंट्स। तो यहाँ पर रियल टाइम में उसमें अकाउंट चेंज होते रहते हैं, कुछ ना कुछ उसमें लिस्ट होता रहता है डेली बेस पे। तो ये हमारे किसके अंदर आ जाती हैं, ये डायनेमिक वेबसाइट के अंतर्गत ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। अब यहाँ पे आ गया रिस्पॉन्सिव वेबसाइट। तो यहाँ पे देखो हमने देखा वेबसाइट क्या होती है, तो वेबसाइट में पहला टाइप हमने देखा स्टैटिक वेबसाइट, दूसरा हो गया डायनेमिक वेबसाइट, अब तीसरा हो गया रिस्पॉन्सिव वेबसाइट। अब रिस्पॉन्सिव वेबसाइट यहाँ पे जो भी कंटेंट लिखा है आप लोगों से रीड करिए, लेकिन मैं आपको क्योंकि रटेंगे तो इससे ज़्यादा याद नहीं रहेगा, मैं आपको नॉर्मली आपको बताता हूँ रिस्पॉन्सिव वेबसाइट का मतलब क्या है। तो स्टैटिक के बारे में हम लोगों ने समझ लिया और डायनेमिक के बारे में समझ लिया, और यहाँ पे रिस्पॉन्सिव के बारे में बताता हूँ आपको। जैसे कि आप लोगों ने पानी, तरल पदार्थ लिया और किसी भी बर्तन पे उसे रख दिया, जिस बर्तन पे रखे उसी का आकार वो ले लिया, सिंपल है। तो वहाँ पे देखेंगे किसी भी तरल पदार्थ को किसी भी बर्तन पे रखें उसी का आकार ले लेता है। सेम अगर यहाँ पे वेबसाइट के बारे में अगर बात करें तो हम वेबसाइट को किस में ओपन करते हैं, किस पे डिस्प्ले होगी, किस डिस्प्ले स्क्रीन होगी, वहाँ पे हम इसे देखेंगे वेबसाइट को। तो हम वेबसाइट को कुछ इस फॉर्म में डिजाइन करें कि वो वेबसाइट किसी भी डिस्प्ले पे ओपन की जाए उसी का आकार ले ले स्टेज होके। जैसे कि आप मोबाइल फोन पे ओपन कर रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग उस पर कंटेंट दिखने लग जाए, और यहाँ पे लैपटॉप में ओपन कर रहे हैं तो उसकी स्क्रीन के अकॉर्डिंग उसमें डिस्प्ले होने लगे, और या फिर घड़ी डिजिटल वॉच में आप देखेंगे तो उसके अकॉर्डिंग हो जाए। टैबलेट, यहाँ पे जो भी डिवाइसेस हैं जहाँ पे वेबसाइट को देख रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग वो स्टेज होती रहे, है ना। तो जो भी कंटेंट है उसी की स्क्रीन के अकॉर्डिंग दिखे। ऐसा नहीं कि हम यहाँ पे अगर पूरे डिस्प्ले में वेबसाइट को ओपन कर रहे हैं तो कंटेंट इतना छोटा भी पूरा दिख जाए, ऐसा नहीं। तो यहाँ पे रिस्पॉन्सिव, किसी वेबसाइट को हम रिस्पॉन्सिव बनाते हैं इसलिए कि किसी भी डिवाइस में से ओपन करें जहाँ पे डिस्प्ले होती है वेबसाइट उसी के अकॉर्डिंग वो ओपन हो जाए, यही रिस्पॉन्सिव का मतलब, ठीक है। तो रिस्पॉन्सिव वेबसाइट, इसका डेफिनेशन अगर बात करें तो रिस्पॉन्सिव वेबसाइट आर डिजाइन टू अडॉप्ट एंड डिस्प्ले करेक्टली ऑन वेरियस डिवाइस एंड स्क्रीन साइज, ठीक है। तो अलग अलग स्क्रीन के साइज के अकॉर्डिंग ये अपने आप को खुद को फिक्स कर ले, इंक्लूडिंग डेस्कटॉप, टैबलेट एंड स्मार्टफोन्स। दे यूज CSS मीडिया क्वेरी। अब मतलब इसके लिए हम CSS मीडिया क्वेरी का यूज कर सकते हैं या फिर आप बूट स्टेप का यूज कर सकते हैं, फ्लैक्सिंग लेआउट, ठीक है। तो इन सब के लिए हमें कौन सा ऐसा कोई वेबसाइट डिजाइन करने के लिए, कौन सा वेबसाइट डिजाइन करने के लिए क्या यूज करते हैं, CSS के अंदर एक मीडिया क्वेरी टॉपिक है, उसका हम यूज करेंगे रिस्पॉन्सिव बनाने के लिए वेबसाइट, या फिर लेआउट को फ्लेक्सिबल बनाने के लिए। तो मुझे लगता है आप लोगों ने पढ़ लिया होगा, नहीं पढ़ा है तो फ्यूचर में कोई बात करेंगे इसके बारे में। तो कैरेक्टर, इसकी विशेषताएं की अगर बात करें तो यूजर फ्रेंडली अक्रॉस डिवाइस, बेटर SEO, मतलब इसके अकॉर्डिंग क्या क्या इस मतलब इसकी विशेषताएं क्या क्या है, तो यूजर फ्रेंडली हो जाती है, अलग अलग डिवाइस में ओपन होती है इसलिए। अब यहाँ पे SEO एक टॉपिक है, इसका मतलब होता है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। मतलब आप लोग देखते होंगे ना कि जो गूगल ब्राउजर है ना, तो वहाँ पे वेबसाइट देखे होंगे तो एक टॉपिक सर्च करते हैं तो बहुत सारी वेबसाइट खुल के आ जाती हैं, लेकिन यहाँ पे एक टॉप पे वेबसाइट रहती है, और टॉप पे वेबसाइट रहती है तो उसमें विजिट ज़्यादा आते हैं, है ना। तो वो वेबसाइट टॉप पे कैसे पहुँच रही है, तो उसके लिए SEO करना पड़ता है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन पढ़ना पड़ता है। ये अपने आप में अलग एक टॉपिक है, इसके बारे में कभी फ्यूचर बात करेंगे, लेकिन अभी यहाँ पे देखते हैं बस इनके बारे में नॉर्मली। अब इसके एग्जाम्पल देखें कि रिस्पॉन्सिव वेबसाइट में कौन कौन एग्जाम्पल हैं। तो मोस्ट मॉडर्न वेबसाइट जो आजकल की हैं, जो अभी बन रही हैं, तो सारी क्या हैं, वो रिस्पॉन्सिव वेबसाइट बन रही हैं, इंक्लूडिंग न्यूज़ साइट हो गया, ब्लॉग हो गए एंड ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म हो गए, और सब क्या है, सारे रिस्पॉन्सिव वेबसाइट है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं इसके बारे में। तो यहाँ पे एक एग्जांपल आप इमेज के फॉर्म में देख सकते हैं कि जैसे कि ये वेबसाइट रिस्पॉन्सिव पूरे डिस्प्ले में भी ओपन है, मोबाइल पे भी है, टैबलेट पे भी है और लैपटॉप में भी है, देख रहे हैं। नेक्स्ट यहाँ पे बात करें तो इसे भी देख सकते हैं, पूरी वेबसाइट है। ये यहाँ पे देखो ग्रीन कलर में ऊपर ये लोगो लगा हुआ है, ये क्या है, लोगो लगा हुआ है ये, और यहाँ पे कुछ इसका मेन्यू बार बना हुआ है, ये इस पर कंटेंट कुछ लिखा हुआ है, यहाँ पे इमेज डिस्प्ले हो रही है ये, और यहाँ पे इनके बारे में कंटेंट लिखा हुआ है ये, ठीक है। तो अब इसी चीज़ को अगर देखें मोबाइल में ओपन करें तो देखो यही चीज़ें ओपन है, देखिए छोटी डिवाइस हो गई, स्ट्रेच हो गई। फिर बाद देखो यहाँ पे ये रेड वाला यहाँ पे दिख रहा है, इसके बीच कंटेंट दिख रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे लैपटॉप में तो कुछ इस फॉर्म में दिख रही है, टैबलेट में गए तो इस फॉर्म में दिख रही है। तो ये पूरा रिस्पॉन्सिव वेबसाइट क्या है, रिस्पॉन्सिव वेबसाइट मतलब। तो यहाँ पे अगर समझें कि वेबसाइट हमारे कितने टाइप की होती हैं, 3 प्रकार के हम उसमें बोल सकते हैं। हम उन बारे में बात नहीं कर रहे हैं कि रेलवे की अलग वेबसाइट हो गई, सोशल मीडिया की अलग वेबसाइट होगी, न्यूज़पेपर की अलग वेबसाइट होगी, तो वो तो वेबसाइट हैं वो, लेकिन रियल में वेबसाइट कितने टाइप की होती हैं वो हम बात कर रहे हैं यहाँ पे कि कितने टाइप की होती हैं। जब भी आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा तो कितने टाइप की होती हैं,
3 प्रकार के आप लोग वहाँ पे लिखेंगे, स्टैटिक, डायनेमिक एंड रिस्पॉन्सिव, और इन सब के बारे में आप लोग डिटेल में बता देंगे, ठीक है। और यहाँ पे वेबसाइट के एग्जाम्पल में आप बता सकते हैं कि ये रेलवे की वेबसाइट हो गई, न्यूज़पेपर की वेबसाइट हो गई, सोशल मीडिया वेबसाइट हो गई, है ना, ये सारी चीज़ें। तो यहाँ पे हमारा जो यूनिट 1 है, यहाँ से हमारा मुझे लगता है खत्म हो चुका है। अब यहाँ पे आ जाता हमारा यूनिट 2, जिसका नाम है HTML बेसिक। अब जो वेबसाइट किस तरह से बनती है, उसका स्ट्रक्चर किसमें कोड किया जाता है, वो यहाँ पे हम इस यूनिट के अंदर पढ़ते हैं HTML के अंतर्गत। तो HTML का फुल फॉर्म क्या है? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। 2 मिनट का छोटा सा यहाँ पे ब्रेक है, आप लोग इस पूरा सिलेबस को आप लोग देख सकते हैं कि क्या सिलेबस है, आपसे मैच कर रहा है या नहीं, फिर यहाँ पे इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं आगे। चलो, तो यहाँ पे मुझे लगता है कि पूरा जो चैप्टर 1 था, यूनिट 1 था, वहाँ पे हमने पूरे टॉपिक बहुत अच्छे से कंप्लीट कर लिए हैं। मैंने पूरा डिटेल इन्फॉर्मेशन आपको दी है, आप उससे जो भी क्वेश्चन पूछा जाता है आपके एग्जाम में, तो आप मुझे लगता है सब कंप्लीट कर लेंगे। अगर आप सिलेबस में अगर बात करें यूनिट 1 की, तो देखेंगे अब हम अगर सिलेबस देखेंगे तो देखेंगे मोस्टली टॉपिक हमने कवर कर लिया है, ठीक है। सिलेबस देखते हैं, एक बार सिलेबस देख लेते हैं, बस 2 मिनट का काम है, फिर आगे बढ़ते हैं। यूनिट 1 का सबको ये देखना है कि हम पूरा कर ले रहे हैं नहीं क्वेश्चन। देखिए, मैंने सबसे पहले इंटरनेट के बारे में आपको बता दिया, www के बारे में पूरा बता दिया, ब्राउजर के बारे में पता चल गया, सर्च इंजन के बारे में पता चल गया, क्लाइंट सर्वर मॉडल के बारे में पता चल गया, URL, वेब पेजेस के बारे में आपको पता चल गया, वेबसाइट एंड वेब सर्विस के बारे में पता चल गया, और टाइप्स ऑफ वेबसाइट के बारे में पता चल गया। ये पूरा चीज़ हम लोग हो गया, लेकिन हमारा बचा क्या? डेवलपर ऑप्शन। क्या बचा? डेवलपर ऑप्शन क्या होते हैं? तो इसके अंदर देखो, अपने वेब पेज के जो कोड हैं वहाँ पे कोड भी देख सकते हैं, कोड भी, कि जैसे वेबसाइट है, अब वेबसाइट पे आप क्या करेंगे? राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करेंगे तो एक बॉक्स खुल के आएगा ऐसे कुछ, और यहाँ पे व्यू अ सोर्स कोड, तो उसमें क्लिक करते तो पूरा सोर्स कोड उस वेबसाइट का दिख जाता है। या फिर जब भी आप जावास्क्रिप्ट का कोड करते हैं तो वहाँ पे आप डेवलपर मोड पे ही क्लिक करते हैं, तो वो इसके अंदर आ जाएंगे, डेवलपर ऑप्शन के अंदर आ जाते हैं सब कुछ। तो यहाँ पे एक तरह से देखेंगे जो वेब इसका पहला यूनिट है, यहाँ पे हम सारे टॉपिक हमने कवर कर लिया है। तो आई थिंक सो पूरा कंप्लीट आपको समझ में आ गया। अब यहाँ पे हम बढ़ते हैं अपने सेकेंड यूनिट के अंदर, जो इसका नाम है HTML। यहाँ पे पूरा वेब पेज को किस तरह से स्ट्रक्चर्ड किया जाता है, तो उसके बारे में हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। और पूरे यहाँ पे क्वेश्चन डरना नहीं है, पूरे क्वेश्चन यहीं से पूछे जाएंगे, कहीं बाहर नहीं जाना, अगर इसे सही वे में आप लोग फॉलो करते हैं तो। और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दें, ठीक है। तो HTML बेसिक के बारे में बात करें तो यहाँ पे जो भी स्ट्रक्चर यहाँ पे HTML लैंग्वेज है, इसके अंदर कौन कौन से टॉपिक, किन किन चीज़ों की नीड होगी, उसका पूरा सिलेबस है कि मतलब इस चैप्टर के अंदर क्या क्या पढ़ा जाएगा। तो सबसे पहले क्या है? HTML डॉक्यूमेंट। इसका मतलब क्या होता है? बेसिक स्ट्रक्चर, जो HTML का पूरा स्ट्रक्चर है उसका क्या मतलब, किस तरह से डिजाइन किया जाता है, इसका सिंटैक्स क्या है। सिंटैक्स मतलब कि एक नॉर्मल ओवरव्यू बता दिया जाता है ना, कि इसका पूरा स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से रहेगा, पूरा कोड नहीं लिखा जाता वहाँ पे, बस उसका स्ट्रक्चर बता दिया जाता है। अब HTML टैग क्या होते हैं उसके बारे में, एंड एट्रीब्यूट क्या होते हैं उसके बारे में, टाइप्स ऑफ HTML टैग, अब कितने तरह के HTML के टैग होते हैं उनके बारे में भी, रूल्स ऑफ नेस्टिंग। नेस्टिंग का मतलब क्या होता है? एक के अंदर दूसरी चीज, है ना, तो डिब्बे के अंदर डिब्बा, डिब्बे के अंदर डिब्बा, कुछ इस तरह से आप लोग नाम सुने होंगे। तो रूल्स ऑफ नेस्टिंग, बेसिक टैग क्या क्या होते हैं, HTML टैग, हेड टैग हो गया, टाइटल टैग हो गया, बॉडी टैग हो गया, पूरा। तो ये पूरा किसके अंदर आ गया? पूरा स्ट्रक्चर हो गया यहाँ तक, है ना ये। अब यहाँ पे दूसरा आ गया पेज। अब पेज फॉर्मेटिंग, अब जो पेज है उसकी फॉर्मेटिंग किस तरह से की जाती है, एडिंग अ न्यू पैराग्राफ, किस तरह से नया पैराग्राफ ऐड किया जाता है वेब पेज के अंदर, एडिंग अ लाइन ब्रेक, लाइन ब्रेक किस तरह से की जाती है। तो इन सब की जो चीज़ें हैं, जो ये सब काम करने में, डिजाइन करने में, वेब पेज को डिजाइन करने में हेल्पफुल हैं, वो सब कुछ हम स्ट्रक्चर में HTML के अंदर पढ़ेंगे, ठीक है। तो हमें पूरा एक स्ट्रक्चर क्रिएट किया जाएगा पूरा पूरा। तो चलो एक एक करके सारे टॉपिक हम समझते हैं। ये पूरा इसका सिलेबस है, बस यहीं से सारे क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे आपके। तो सबसे पहले यहाँ पे हम समझते हैं कि HTML डॉक्यूमेंट। अब HTML डॉक्यूमेंट का मतलब क्या है? अभी यहाँ पे नीचे फोकस नहीं करना है, मुझे पता है सब देख रहे होंगे इन्हें, उससे तो खास करने देखना है, इसे नहीं देखना। यहाँ पे देखो HTML डॉक्यूमेंट। अब HTML डॉक्यूमेंट का मतलब क्या होता है? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है, इसका फुल फॉर्म किसका? HTML का, जो आपका यूनिट 2 है। इज द स्टैंडर्ड मार्कअप लैंग्वेज। जो HTML क्या है? ये स्टैंडर्ड मार्कअप लैंग्वेज है, क्या करने के लिए? यूज टू क्रिएट वेब पेज। क्योंकि अगर वेब पेज आप क्रिएट कर रहे हैं तो इसके बिना नहीं क्रिएट कर सकते, इतना मान लीजिए। अगर घर का पूरा स्ट्रक्चर आप लोग डिजाइन कर रहे हैं, जो ईंट पत्थर से पूरा स्ट्रक्चर एक रेडी है, तो क्या उसके बिना कुछ हो सकता है? डेंटिंग पेंटिंग तो बाद में करते हैं ना, टेक्नोलॉजी तो बाद में लगाते हैं, पहले स्ट्रक्चर रेडी करते हैं।
तो इसलिए वेबसाइट का जो स्ट्रक्चर रेडी किया जाता है सबसे पहले वो किसकी हेल्प से किया जाता है, HTML के हेल्प से किया जाता है। तो ये चीज़ यहाँ पे बताया जा रहा है कि HTML इज द स्टैंडर्ड मार्कअप लैंग्वेज यूज टू क्रिएट अ वेब पेज। वेब पेज को क्रिएट करने के लिए HTML का हम यूज करते हैं, HTML डॉक्यूमेंट का। एंड HTML डॉक्यूमेंट इज अ टेक्स्ट फाइल। ये क्या होती है, टेक्स्ट फाइल होती है। कौन, HTML डॉक्यूमेंट दैट कंटेन मार्कअप टैग। ये क्या कंटेंट करती है, मार्कअप टैग कंटेंट करती है टू, क्या करने के लिए, टू स्ट्रक्चर एंड फॉर्मेट द कंटेंट। कहाँ पे, किसके, वेब पेज के। इट इज इंटरप्टेड बाय वेब ब्राउजर टू रेंडर वेब पेज। ठीक है, तो पूरा किसका, वेब HTML डॉक्यूमेंट के बारे में बता दिया गया। अब यहाँ पे देखो जो एक पूरी वेबसाइट बनती है वो किसके किसके हेल्प से बनती है। सबसे पहले HTML से। ये क्या बताता है, स्ट्रक्चर बनाता है। ठीक है, और ये यहाँ पे आ गया CSS जो कि आपका यूनिट 3 है। तो ये क्या है, कैस्केडिंग स्टाइल शीट। तो ये तो स्ट्रक्चर बना दिया। अब पूरा आपका घर का मान लो स्ट्रक्चर पूरा रेडी है, लेकिन वो अच्छा कब लगेगा, जब उसमें कलरिंग हो जाएगी, है ना, डेंटिंग पेंटिंग हो जाएगी। तो उसका जो, जैसे घर पे आप लोग देखते हैं, मकान पे देखते हैं, सेम ऐसे पूरा स्ट्रक्चर अगर वेबसाइट का रेडी है तो यहाँ पे इस एग्जाम्पल समझ सकते हैं कि पूरा एक यहाँ पे बोन का पूरा स्ट्रक्चर है यहाँ पे। अब जैसे इस पर स्किन आगे देखो, इसके कपड़े भी हो गए, कुछ चमकने लगा, तो यहाँ पे देखिए पूरा। अब इस पर जैसे ऐसा कुछ हो जाता है, इसे डेंटिंग पेंटिंग कर दी जाती है घर की, तो उसको कुछ अट्रैक्टिव लगने लग जाता है। तो यहाँ पे वेबसाइट को अट्रैक्टिव बनाने के लिए हम CSS का यूज करते हैं, जो कि आपका चैप्टर 2 है। ठीक है, तो वहाँ पे CSS के बारे में समझते हैं। देखो अच्छा लगने लग गया, लेकिन अभी सिंपल खड़ा है ऐसे सावधान की अवस्था में। तो यहाँ पे भी सिंपल खड़ा है, लेकिन अब देखो यहाँ पे ये चीज़, ये डांस करने लगा, मतलब ये लॉजिक परफॉर्म करने लग गया। क्या, लॉजिक परफॉर्म करने लग गया। अब ये लॉजिक जो परफॉर्म करता है, किसकी हेल्प से वेबसाइट हमारी लॉजिक परफॉर्म करती है, वो जावा स्क्रिप्ट की हेल्प से। किससे, जावा स्क्रिप्ट की हेल्प से। ठीक है, जो कि आपका यूनिट 4 है। तो यहाँ पे सब कुछ अलग अलग चैप्टर वाइज यहाँ पे डिवाइडेड है। तो पहले हम HTML के बारे में पूरा समझते हैं, फिर CSS के बारे में, फिर जावास्क्रिप्ट के बारे में। इस तरह से सारी चीज़ें जो एक वेबसाइट जिनके हेल्प से पूरी नीड होती है वो आपके चैप्टर वाइज यहाँ पे दिए गए हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पे HTML डॉक्यूमेंट के बारे में समझ गए कि HTML डॉक्यूमेंट का मतलब क्या है, और जो पूरी वेबसाइट होती है HTML CSS जावास्क्रिप्ट की हेल्प से बनती है पूरी। और भी यहाँ पे लैंग्वेज है, लेकिन यहाँ पे भी बेसिक जो जरूरी है यही चीज़ें हैं। अब यहाँ पे बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ HTML। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है 5 मार्क्स के अंदर कि HTML का बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, उसके बारे में बताओ, या फिर स्ट्रक्चर को डिजाइन करो। 5 मार्क्स के अंदर क्वेश्चन पूछा जाता है। तो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ HTML के अंदर देखेंगे तो सबसे पहले एन HTML डॉक्यूमेंट फॉलोज अ बेसिक स्ट्रक्चर कंसिस्टिंग ऑफ एन ओपनिंग। मतलब जो इसका स्ट्रक्चर है, तो सबसे पहले किससे फॉलो किया जाता है, एक इसमें टैग होते हैं, ओपनिंग एंड क्लोजिंग। तब टैग के बारे में पहले बताऊंगा अभी मैं। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं एक चीज़ आपको ऐसे बता देता हूँ थोड़ा सा कि टैग रियल में होता क्या है। जो टैग होता है वो लेस देन और ग्रेटर देन के अंदर, साइन के अंदर यहाँ पे रखा जाता है। क्या है, लेस देन और ग्रेटर देन साइन के अंदर। देखो इसे इसे बोलते हैं टैग, टैग नेम। ठीक है, अब यहाँ पे क्या रहता है, इसके बीच में यहाँ पे हमारा क्या रहता है, कंटेंट रहता है। ठीक है, फिर यहाँ पे इसके बाद फिर से टैग नेम जो है लेस देन और ग्रेटर देन का जो साइन रहता है, यहाँ पे एक स्लैश लगा दिया जाता है, स्लैश लगा दिया जाता है। और फिर यहाँ पे जो पहले लिखा जाता है टैग नेम, उसी को फिर से अगेन लिखा जाता है टैग नेम। अब यहाँ पे टैग नेम में लिख रहा हूँ, टैग नेम यहाँ पे अलग अलग टैग नाम है और उनका सबका अलग अलग काम है। और फिर यहाँ पे क्या करते हैं, हम इसे क्लोज कर देते हैं। अब देखो यहाँ पे पूरा बन चुका है। अब इस पूरे चीज को जो यहाँ पे लेस देन और ग्रेटर देन के साइन के अंदर लिखा जाता है, इसे बोलते हैं टैग नेम। क्या बोलते हैं, टैग नेम। तो यहाँ पे कुछ वही चीज बताया गया, इसे क्या बोलते हैं, टैग नेम। मैं इसलिए इसे बता रहा हूँ जिससे जो थ्योरी आ गया है उसे समझ सकें। टैग नेम इसे बोलते हैं। और यहाँ पे ये टैग नेम है, लेकिन ये क्या है, ओपनिंग टैग है। क्या है, ओपनिंग टैग है। क्या है ये, ओपनिंग। अब यहाँ पे टैग नेम तो ये भी है, लेकिन ये क्या है, इसे बोलते हैं क्लोजिंग टैग। क्या बोलते हैं, क्लोजिंग टैग। क्लोजिंग टैग क्या है, इसकी पहचान क्या है, ये ओपनिंग टैग है क्योंकि स्लैश नहीं लगा। अब जो जब इस टैग को क्लोज किया जाता है तो स्लैश लगाया जाता है, फिर उस टैग का नाम लिखा जाता है। इसे क्या बोलते हैं, क्लोजिंग टैग। और बीच में क्या रहेगा, कंटेंट रहेगा। अभी
ठीक है, इस टॉपिक को अभी हम पढ़ेंगे, इसके बाद जो भी कंटेंट है, जो भी चीज़ अभी बची है, तो इस क्लास के बाद वो सब कंप्लीट करेंगे। ठीक है, पार्ट 2 पे। देखो यहाँ पे टैग नेम हो गया इसे, और यहाँ पे इसे क्या बोलते हैं, बीच वाले कंटेंट। अब इस पूरे कलेक्शन को हम बोल देते हैं एलिमेंट। क्या बोल देते हैं, एलिमेंट। इसे हम पूरे को कलेक्ट करके अगर पूरा बोलें एक वर्ड पे, तो इसे हम बोल देते हैं एलिमेंट। एलिमेंट। तो इस पूरे को हम पूरा इसका कलेक्शन जो हमारा कहलाता है एलिमेंट कहलाता है। और बीच में यहाँ पे टैग नेम हो गया, ये बीच में कंटेंट हो गया, टैग नेम यहाँ पे क्लोज हो गया। ठीक है, तो अब टैग नेम समझ में आ गया। और यहाँ पे कंटेंट क्या होता है, बीच में होता है, जो आपको कोड यहाँ पे उसमें शो होता है वेब पेज पे जो चीज़ लिखा रहता है। और क्योंकि जो कुछ भी स्ट्रक्चर उसका किया जाता है वो टैग नेम की हेल्प से किया जाता है। जो डिजाइनिंग की जाती है CSS की हेल्प से की जाती है। और इस सबको पूरे को मिला के क्या बोला जाता है, एलिमेंट बोला जाता है। इसमें हम सेकेंड यूनिट के अंदर हमारे बहुत सारे टॉपिक हैं। कुछ यहाँ पे इमरजेंसी काम आ चुका है मेरे लिए, तो उसे मैं नेक्स्ट लेक्चर पे आपको तुरंत ही आपको ये प्रोवाइड करा दिया जाएगा, इसका पार्ट 2। तो वहाँ पे पूरा हम जितने चैप्टर आपके बाकी वहाँ पे पूरा डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब इसका रिस्पॉन्स ये, जिसमें सारे टॉपिक आपको अगर समझ में आते हैं तो इस वीडियो का रिस्पॉन्स देखा जाएगा, क्या अच्छा रिस्पॉन्स है इस लेक्चर का, तभी तुरंत उस सेकंड वाला पार्ट उसका बहुत जल्दी फास्ट में आपको दिया जाएगा। तो यहाँ पे वीडियो को लाइक कर देना है, और इस सारे लेक्चर कैसे इसके टॉपिक समझ में आ रहे हैं तो कमेंट करके जरूर बताना है। ठीक है, और अपने और दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना है। ठीक है, थैंक यू सो मच गाइस, मिलेंगे बहुत जल्द अपने नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन आप पढ़ाई बहुत अच्छे से करते रहें और सब चीज़ों की प्रैक्टिस जरूर कर लें। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक।